पर हमारी नजरें रहेंगी जहां पर 19442 के आसपास इस समय निफ्टी आपको दिखाई देगा। शुरुआती कारोबार की तुलना में अगर आप ध्यान दें तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली है। याद रहे हम आज कोशिश कर रहे थे 19600 के पार निकलने की। ऊपरी लेवल्स पर एक बार फिर बाजार थोड़ा सा हवा निकालता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मोमेंटम बरकरार है। निफ्टी बैंक दूसरी तरफ, और निफ्टी बैंक का यहाँ पर हाल आज भी बिगड़ा हुआ है। मुनाफा वसूली का जोर हावी, करीब 100 पॉइंट के नुकसान पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। ध्यान रहे कि आज निफ्टी बैंक ने निचले स्तरों में जो लेवल्स दिखाए थे उससे कितनी दूरी हम बना पाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस समय उसी के आसपास दरअसल वो इंडेक्स अब फिसलने की कोशिश करता हुआ या फिर इंडिकेशंस दे रहा है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि मिड कैप्स का सिलसिला तेजी वाला कायम है और यहाँ पर जोरदार रैली बनती दिखाई दे रही है। एक और सत्र जहाँ पर 300 350 अंकों का उछाल। तो वीरू, कुल मिलाकर तेजी वाला मार्केट, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर एक बार फिर थोड़ी सी मुनाफा वसूली निफ्टी में देखने को मिली है। ये क्या कल जैसा रिपीट परफॉर्मेंस दिखाएगा कि 3 बजे या 2:30 बजे के बाद एक तगड़ी रैली और फिर डे हाई पर क्लोज? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्लोजिंग ट्रेडर्स के लिए अच्छी रहे। और देखिए हर्षदा, ऐसे ही है बाजार। आप यकीन मानिए, कल भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। हमारे पास एक बहुत थिन ट्रेड चैनल है हर्षदा, ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थैंक्स टू निफ्टी आईटी के निफ्टी का वो ट्रेड चैनल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वर्सेस निफ्टी बैंक। अदरवाइज दोनों ही इंडस्ट्रीज पे हमारे पास एक सिमटी हुई रेंज है। आज सुबह मेरी अप्रोच क्या थी? क्लियर कट अप्रोच थी कि जितने भी लॉन्ग्स के प्रॉफिट ड्यूरिंग द डे आप क्रिएट करें, चाहे बाय ऑन डिप्स करें या फिर कल की लॉन्ग हो, प्लीज़ एक लेवल है, एंड दैट्स डायरेक्टर साहब सुबह सुबह का रेजिस्टेंस का लेवल लेके आइएगा। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको 19584,606 इस रेंज में आपको अपने ट्रेड्स को अनवाइंड करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स को बुक करना पड़ेगा। और सुबह से अब तक का हाई निफ्टी का क्या है? 587, एग्जैक्टली इस पॉइंट के बीच में, इस जोन के बीच में। अभी हर्षदा 19600 का कॉल राइटर बहुत स्ट्रांगली कमिटेड है, खड़ा हुआ है वो, उसको कोई फियर नहीं लग रहा है अभी इस वक्त। तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अभी ये हमारा ट्रेड जोन रहेगा और उसका हायर एज रहेगा यही 606, 587। लोअर एज क्या है? देखिए, सीरीज के पहले दिन ने यानी गुरुवार ने हमको जहां पर ले जाके छोड़ा था 19444, 19444, ये वो पॉइंट है। 461 ये वो पॉइंट है, और 461 है हमारा राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां पे हमारे ट्रेड्स को हमको लॉन्ग साइड पे पिक करना है। तो मैं अभी भी कहूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें, इस ट्रेड चैनल से बहुत बाहर जाने की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। हमें किसी भी ट्रेड को पिक करना है क्लोज टू 461, 480, 500, और एग्जिट जोन हमारा अभी भी रहेगा हर्षदा 587,606। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं इस वक्त के ऑप्शन स्टेट्स से। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे ऑप्शन स्टेट्स लेके आइएगा, और आपकी स्क्रीन पे 6 कॉल्स और पुट्स आएंगी, और ये इंडिकेट क्या कर रही है उसको देखते हैं। 19600 की कॉल, यहाँ के कॉल राइटर्स बहुत कन्विक्शन के साथ बैठे हुए हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि उसके कन्विक्शन में रत्ती भर की कमी नहीं है। आउटस्टैंडिंग वाई आप देख लीजिए, सबसे बड़ा यहीं पे है 19600 पे, करीब 1,15,00,000 का, और 19500 की पुट का करीब 1,12,00,000 का। ये दो पुट्स 19500, 19400 क्लियरली रिफ्लेक्ट करती हैं कि ऑन द डाउन साइड 19480, 19500, 19510 एक बाय जोन रहेगा, और अभी के लिए हमारा एग्जिट जोन हर्षदा 19587,606 के बीच में रहेगा। फ्रेश स्ट्रेंथ, फ्रेश अप मूव तब आएगा जब हम 606 के ऊपर एक सेशन स्पेंड कर देंगे, तभी। तो अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड अभी भी है तो याद रखिएगा, उसकी प्रॉफिट बुकिंग की ट्रैजेक्टरी होगी 587,606। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्लियरली आपको मॉर्निंग की कमेंट्री में आज कहा गया था कि अभी ये बाजार बैंक निफ्टी 44,700 से ऊपर का नहीं है। रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा, और 44,700 से ऊपर का ये बैंक निफ्टी नहीं है, क्योंकि और वहीं से जाके अगर आप देखें हम ऊपर से लुढ़क गए 44,710। बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 दैट्स 44,390, 44,390 और 280 एक लॉन्ग ट्रेड्स को पिक करने का पॉइंट होगा। क्यों? बैंक निफ्टी के मल्टीपल एवरेजेस लाइक राइजिंग 10 डेमा, 20 डेमा और 50 डेमा यहीं परसिस्ट करते हैं। तो मैं अभी भी कह रहा हूं हर्षदा कि निफ्टी में जैसी चैनल है, ठीक वैसी चैनल बैंक निफ्टी में है। निफ्टी को आईटी का एडवांटेज है, निफ्टी बैंक को एडवांटेज नहीं है, बट स्टिल 390
क्लोज टू 390 एंड 280 विल बी ए बाय जोन, और एग्जिट जोन उन ट्रेड्स के लिए होगा 680, 710 और 740 का जोन। अभी हर्षदा इससे बड़ी ये ट्रेड चैनल नहीं लग रही है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना पड़ेगा। जो चैनल सुबह सजेस्ट की गई थी हम अभी भी उसी में ट्रेड कर रहे हैं हर्षदा। तो एक दायरे में ही ट्रेड बनता हुआ अब देखते हैं ऊपर की तरफ ये ट्रेंड जाता है या फिर यहीं पर सिमटता रहता है। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वो इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आज भरपूर एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, मोमेंटम थोड़ा सा तेजी की तरफ बैठा है, तो वो स्टॉक्स आपके सामने आएंगे। 3% के अब गेन्स अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिले हैं। सन फार्मा 2% ऊपर। जुबिलेंट फूड में आज हमने देखा है जबरदस्त रैली, लगभग 7% का इजाफा, और पेट्रोनेट एलएनजी में भी जैसे जैसे दिन चढ़ा है यहाँ पर तेजी बढ़ी है, करीब 4% का इजाफा इधर। लूजिंग एंड पर एनटीपीसी है, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और आईसीआईसीआई प्रू। तो थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनियों में सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, कुछ मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। वैसे में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए और किस तरह के ट्रेड्स में पैसा बनेगा, उस पर हमारे पैनल को जोड़ लेते हैं। फंडामेंटल्स पर आज हम बात करेंगे विलियम ओनील के मयूरेश जोशी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ हैं प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, स्वाति होतकर और श्रीकांत चौहान। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में आज डीसीएक्स सिस्टम्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एचएस राघवेंद्र राव से करेंगे बातचीत। फिर 2:30 बजे यतिन आपको बताएंगे कि मिड कैप शेयरों में तेजी पर अब क्या सिग्नल आ रहा है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आसमान छू रहे भाव, थोड़ा सा सतर्क रहे, और क्यों सतर्क रहने की जरूरत है ये आपके सामने पेश करेंगे वो डेटा। 240 पर हर रोज की तरह 4 का चौका, आज सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत देंगे। श्रीकांत चौहान बताएंगे आपको एफनो का सुपरस्टार, मानस से समझेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी तैयार करके बैठे हैं। 2:45 बजे फिर सुमित को जोड़ेंगे कार्यक्रम में, जो आपके सामने रखेंगे ओवरऑल पीएसयू शेयरों में तेजी क्यों है और किस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया है। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी जुड़ने वाले हैं, और साथ ही साथ 3 बजे फिर डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए पैनल से बातचीत करनी शुरू करते हैं। और इंडेक्सेस अभी भी उस रेंज के बिल्कुल मिड में, बट याद रखिएगा कोलैप्स वाली स्थिति नहीं है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम अपने डे हाई की रेंज को फिर रिविजिट करें, और उसका एक कारण होगा, एंड दैट्स निफ्टी आईटी, जो कि अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। एक बार 2 स्टॉक्स और दिखा दीजिए, फिर पैनल से बात करते हैं। एक है रिलायंस, जिस पर नजर रहेगी। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे आएगा, इस वक्त करीब 2419 पर ट्रेड करता हुआ। एंड सेकंड वन इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक लेके आइए, एक मार्क करके रख लेते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। इट्स 1574, ये भी डे हाई से थोड़ा सा रिकवरी की चेष्टा करता हुआ। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है सर, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? फार्मा, सुबह से फार्मा ही चल रहा है। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। ट्रेड करे 312 के आसपास, मुझे लगता है 320 और 24 324 यहां तक जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप होगा 308 का ग्रैन्यूल्स इंडिया। 320 से 24 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर दिखाई दे रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर एक बाय कॉल। मानस, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्षिता जी। तो देखिए फार्मा पे ही ध्यान है, और आई थिंक ग्लेनमार्क पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो आप इन्वर्स रेंज पैटर्न दिखेगा। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप ग्लेनमार्क पे खरीदारी कर सकते हैं। 774 के स्टॉप लॉस से, ये कैश लेवल से 774 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 805 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेड लेना हो तो 790 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 18 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, अब चलते हैं। ये ग्लेनमार्क की कॉल होगी। फार्मा पे इस पैनल का झुकाव है, नो डाउट अबाउट दैट, कि सुबह से आज फार्मा बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, फार्मा ने आज एक मूव पकड़ा है, बट स्टॉक ऑफ द डे फॉर द टाइमिंग आज है जुबिलेंट। आज सुबह सुबह 10 बजे के आसपास मैंने पिक भी किया था, बात भी की थी, डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था। उस वक्त प्राइस था लगभग 509 रुपये का। इट्स नाउ 537। आज देवयानी इंटरनेशनल को लेके आ पाइए एक बार आपकी स्क्रीन पे, वो डे हाई पर है और मेरे ख्याल से इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है। मयूरेश, आपके 2 कमेंट्स चाहूँगा। आपका कन्विक्शन ट्रेड फॉर द टाइमिंग आज के लिए, इस वक्त के लिए, और आपका इन स्टॉक्स पे व्यू, जुबिलेंट या फिर देवयानी, किस पे कन्विक्शन बन रहा है आपका इस वक्त?
Morning, Viruji. Morning, Archana ji. And good afternoon, Viruji. Good afternoon, Archana. Good afternoon, panel. तो दो चीजें, एक आई थिंक जो आप स्टॉक ऑफ द डे पूछ रहे हैं आप, मोमेंटम कॉल मार्केट्स विद इंडिया का, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज रहेगा. आवर टेक इज दैट इन्वेंट्री लेवल्स अच्छी खासी कम हो रही है फॉर द सिस्टम एज अ होल. सेल्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्चेस अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं और डिमांड एक्सेलरेशन ठीक ठाक लग रहा है दिस जंक्चर. तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो सेकंड हाफ रिकवरी हो सकती है वो सिग्निफिकेंट हो सकती है काफी रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए. फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज इन जनरल जो FY24 का इन्होंने गाइडेंस दिया है बुकिंग वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर फीट सोल्ड, ये 12.5 मिलियन स्क्वायर फीट देख रहे हैं कंपेयर टू 10.5 मिलियन स्क्वायर फीट पिछले वर्ष के लिए. कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, ये 5 डिजिट मार्क 10,000 करोड़ क्रॉस करने की उम्मीद रख रहे हैं. And booking or sales value itself is expected to cross 12,500 crores, which is far higher than the previous year of 10,500, 11,000 crores. तो कहीं ना कहीं I think जो एक मार्जिन पे दबाव आया था फॉर वेरियस रीजंस, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे पिछले 2-3 तिमाहियों में, इनपुट कॉस्ट बढ़े हुए थे काफी डेवलपर्स के लिए, आई थिंक वो अच्छे खासे स्टेबलाइज हो रहे हैं. और कहीं ना कहीं आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन जो हम मान के रख सकते हैं इवन फ्रॉम अ लेवरेज पर्सपेक्टिव, जो बेटर लेवरेज प्लेयर्स है जिनकी डेट इक्विटी कम है, लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज 0.5 टाइम्स डेट इक्विटी, आई थिंक दे शुड डू रिलेटिवली बेटर गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है. 1950 के हम लक्ष्य देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस एट 1550. जहां तक QSR का सवाल रहा वीरू जी, आई थिंक 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. आई थिंक जो आप रिजल्ट्स देखेंगे, जुबिलेंट के रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे. आउट ऑफ द एंटायर पैक, जुबिलेंट हुआ, देवयानी हुआ, वेस्ट लाइफ हुआ, आई थिंक वेस्ट लाइफ हैज कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म. तो बर्गर्स वर्सेस पिज्जास का अगर किसी को चॉइसेस करना है तो बर्गर्स ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया था अब तक, एंड नंबर्स वर प्रोबेबली जस्टिफाइंग दैट. इनफैक्ट अगर आप एक कमेंट्री थ्रेड देखें बिटवीन ऑल दीज प्लेयर्स, टियर 2 टियर 3 सिटीज में एक्सपेंशन की बहुत बड़ी एक योजना है सारे प्लेयर्स की. अच्छा खासा केपेक्स यहाँ पे जा रहा है और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के, स्पेसिफिकली आई थिंक सेमी अर्बन एरियाज में से, I think they will keep on improving over the next 4 to 5 years. देवयानी के numbers excellent थे, तो मुझे लगता है कि आप quarter on quarter और year on growth देखेंगे. वो पिज्जा हट हुआ या KFC हुआ, Costa Coffee is a very small portion of that. But I think overall numbers, gross margins के हिसाब से, revenue के हिसाब से, quarter on quarter, year on year काफी शानदार थे. Jubilant I think is responding in terms of expectations कि जो expect करते हैं हम second half में festivities, जो in-house dining हो रही है और जब स्पोर्टिंग एक्टिविटीज मिलके आती है जो सेकंड हाफ में काफी बंच थे, इंक्लूडिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम स्टार्ट होंगे इन अ मंथ्स टाइम, आई थिंक काफी एक्टिविटी बिल्टअप होती है. और हिस्टोरिकली जो देखा गया है वॉल्यूम ग्रोथ मूव्स विद दी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. तो मुझे लगता है कि 2 से 3 तिमाहियों में विद द कैलेंडर फुल वॉल्यूम ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट रहेगी. तो जिसके पास देवयानी है, वेस्ट लाइफ है, बिल्कुल वो करना चाहिए. जुबिलेंट के मैं नंबर्स देखना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े निराश थे. ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आगे कौन रहता है. जुबिलेंट में आज एक तगड़ा पुल बैक देखने को मिला है. मानस, इस पर चार्टिकली आप बताएंगे कि अगला पड़ाव क्या रह सकता है, कंसिडरिंग नंबर्स में वो चर्न नहीं देखने को मिल रहा है जो एनालिस्ट देखना चाहते हैं. देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है और डेफिनेटली अगर आपने अभी तक लिया नहीं है तो आज आपने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस किया है, क्योंकि ब्रेकआउट का जो स्तर था वो 515 और 520 की रेंज में था और उसके बाद से करीब करीब 15-20 रुपए का हम देख चुके हैं. बट फिर भी, क्योंकि अब अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अब एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 580 से लेकर 590 की रेंज में आते हैं. तो अर्चना जी, मैं तो समझता हूँ कि कभी भी कोई गिरावट मिले तो यहाँ पर स्टॉक को अकुमुलेट करना चाहिए. 510 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और अब 580 से लेकर 590 के टारगेट सेट कीजिए. 180 से 590 के टारगेट के लिए मौका जुबिलेंट फूड में इस समय मिल रहा है. और आप देखिए वो क्या बड़ा बार आखिर में बनता हुआ वॉल्यूम्स के साथ दरअसल यहाँ पर खरीदारी हुई है. चलिए स्वाति होतकर को भी जोड़ लेते हैं. स्वाति, आफ्टरनून, बताइए आपका इस समय का ट्रेड. यस, इस समय के लिए मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है बायोकॉन पे. अगर हर्षदा जी आप ये इसका चार्ट देखोगे, टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग है. 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है. ऑल्सो कि ये काफी कंसोलिडेट हो रहा था विद इन द रेंज ऑफ 260 टू 270 के रेंज में. आज उसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है विद डिसेंट वॉल्यूम. आई बिलीव इसमें 285 290 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे. करंटली 267.70 के रेंज में चल रहा है. बाय कीजिएगा 260 के स्टॉप लॉस. ओके, बायोकॉन तो फार्मा, मैं इनफैक्ट डेटा रीड ही कर रहा था बायोकॉन का भी. जरा डॉक्टर साहब इसकी फ्यूचर्स की प्लेस रखेंगे स्क्रीन पे. बायोकॉन इस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रहा है
और एट 267 ये इस वक्त 11 अगस्त के बाद की सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। और कुछ स्टॉक्स जिनमें अच्छा खासा मूव आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त एक बार आप जरा स्क्रीन पे लाके लुपिन को रखिएगा। ऑप्शन एक्टिविटी सडनली बहुत इंक्रीज हो गई है, इसमें बढ़ गई है, बायोकॉन की बढ़ गई है, लुपिन की बढ़ गई है, 1129 पे आके ट्रेड करता हुआ। मानस, अब ये क्लियरली 17 अगस्त की जो कैंडल है उसको चैलेंज कर रहा है, उसकी हाई शैडो में ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे डायरेक्टर साहब 1140 की कॉल रखिएगा, क्या ग्रैब करनी चाहिए, प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पे। मुझे लग रहा है कि आज उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। 1140 की स्ट्राइक पे आपका व्यू? जी, तो देखिए ब्रेकआउट तो हमने देख लिया है, और अब अगर हमें इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1175 के आसपास के रहेंगे। करंट लेवल से 50 रुपए का आपको लुपिन में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। तो आज जो आपने स्ट्राइक प्राइस बोला 1140 का, बिल्कुल वहीं पर खरीदारी करेंगे। 28 रुपए के भाव चल रहे हैं, 19 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लीजिए। और मेरा समझना है कि अब आपको शायद इस ऑप्शन में 45 से लेकर 50 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल 1140 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है लुपिन का। 1140 का कॉल ऑप्शन लुपिन का आप कह रहे हैं लिया जा सकता है, मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है। अच्छा, लगे हाथ क्योंकि लुपिन का सांस छिड़ा है तो फार्मा कंपनियों पर मयूरेश, अब सिप्ला की रेस में पहले टोरेंट फार्मा और अब डॉक्टर रेड्डीज जुड़ता हुआ, दोनों ही स्टॉक्स में हमने देखा है क्या रिएक्शन रहा है। डॉक्टर रेड्डीज आज करीब 1.25% नीचे, टोरेंट फार्मा जब से वो खबर आई कुछ मुनाफा वसूली उसमें देखने को मिली है। एक बेटर फिट के लिहाज से आपका क्या अंदाजा है? एक बर्नस्टीन की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, वो कुछ उल्लेख करने की कोशिश कर रहे थे कि टोरेंट फार्मा के लिए एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी सिप्ला के प्रोडक्ट्स के साथ इंडिया और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में। लेकिन आप क्या कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कुछ गणित कर पाए हैं क्या कि किसके लिए बेहतर ज्यादा बेहतर डील साबित हो सकती है? Actually, I think we've not done any back of the hand envelope calculations, but दो चीजें बहुत साफ है। अगर ये डील होनी है तो आई थिंक टोरेंट फार्मा की मार्केट कैप, सिप्ला की मार्केट कैप, सिप्ला इज फार लार्जर, तो टोरेंट हैज टू बाइट अ लार्जर पाई, और इसलिए आई थिंक जो विकल्प इनको ढूंढने पड़ेंगे टू हैव दिस बाय आउट डन, थोड़ा बैलेंस शीट को स्ट्रेस में ला सकता है। ऑब्वियसली जो सिप्ला का पोर्टफोलियो है हर्षदा जी, स्पेसिफिकली स्क्यूड टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स, और इनके जो दो बड़े लॉन्चेस की हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख रहे हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में, बोथ ईयू मार्केट में और यूएस मार्केट में, एक मार्केट साइज इज प्रीटी लार्ज, और दूसरा आई थिंक इफ दिस लॉन्च प्रोबेबली हैपेंस, ये जो मार्जिन्स होंगे ये लॉन्च को दोनों प्रोडक्ट्स के, आई थिंक कैन बी सिग्निफिकेंटली हाई। डॉक्टर रेड्डीज आज के तारीख में जो इनकी पोर्टफोलियो मिक्स है, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग PSAI, they have started pouring into biosimilars a few quarters back. Backward integration start हो गई है for these products itself, और 60% के आसपास जो molecule contribution लगता है backward integration का, they have already started doing that. तो कहीं ना कहीं I think for the larger player, मेरे हिसाब से I think if this has to go through, एक फिटमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से बैठ जाएगा, क्योंकि उनके जो existing products हैं, including oncology, including biosimilars, एक जो रेस्पिरेटरी मिक्स ऐड हो जाता है इसमें, एक कंप्लीट प्रोडक्ट स्वीट आ जाता है along with high end margin products for the near future in terms of revenue and margin visibility. तो फिटमेंट के हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज इज अ बेटर फिट फ्रॉम अ ग्लोबल फोकस लिस्ट पर्सपेक्टिव। हर्षद जी, आई थिंक व्हाट कैन डू वेल इन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज आज के तारीख में हम दोनों मेंटेन करते हैं मार्केट्स में इंडिया के ग्लोबल फोकस। देखते हैं यहाँ पर क्या फिट ज्यादा बैठता है और किस प्राइस और किस वैल्यूएशन पर वो इफ इट ऑल सौदा होता है। अब तो ये बस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, देखते फाइनल बिड में कौन कौन भाग लेते हैं। अच्छा, जैसे ही डॉक्टर रेड्डीज का नाम आया हमने देखा टोरेंट फार्मा में एक अच्छी रिकवरी आ गई आज, तो उस लिहाज से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, टोरेंट फार्मा पर बोफा का टारगेट 2260 का है। वो बेसिकली कह रहे थे कि टोरेंट के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बड़ी होगी क्योंकि सिप्ला ज़्यादा बड़े मार्केट को केटर करता है। ये देखिए स्टॉक में रिकवरी। अच्छा, एक स्पेस जहां पर लगातार हम सुन रहे हैं तेजी करनी चाहिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां। इंडिया बुल हाउसिंग में आपको याद होगा क्या एक तरफा तेजी देखने को मिली। LIC हाउसिंग फाइनेंस मुझे याद है कल और आज सुबह में भी इसका जिक्र हो रहा था। कैनफिन होम्स पर गावा साहब एक बार अगर आप नजर डाल सके, क्योंकि वहां पर एक बहुत साइजेबल OI एडिशन देखने को मिला है, नेली 18% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, और स्टॉक अब करीब 2-2.25% भागना शुरू कर चुका है 783 पर। क्या ये कैचअप मूव है या फिर यहां से अगर किन लेवल्स पर, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे इसको वाकई में बड़ी तेजी में उतरने के लिए?
कैनफिन होम्स में बाई सिग्नल सुबह से ही जनरेट है, बाई मोड पर है और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिलता है 2 दिन पहले। बाई मोड पर है, ट्रेड कर 783, लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 800 का होना चाहिए। मेरे ख्याल से वहां तक तो चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 774 का। कैनफिन होम्स अब भी बाय नजर आता है। अगर आज और कल का भी सोचिए बीटीएसटी तो भी चल जाएगा 800। उसके बाद 850 पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 800 रीजनेबल टारगेट है इन द नियर टर्म। ओके अच्छा, इस बीच आप कुछ काउंटर्स लेके आइए जो कि स्ट्रांग मूव दे रहे हैं और मल्टी हेयर हाई क्रॉस करते हुए। एक बार रखिएगा JSW एनर्जी आपकी स्क्रीन पे। हमने लास्ट हफ्ते देखा था डोमिनेशन, लुक एट वॉल्यूम्स। आज इसका वॉल्यूम पिछले 5 दिनों का सबसे स्ट्रांगेस्ट वॉल्यूम डे है और ओवरटेक कर चुका है और अभी लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1 घंटे का समय बाकी है। मानस, आपकी राय 378.40 ये वही एग्रेसिव पैटर्न है जिसको आप और मैं बहुत फेवर करते हैं, और 379 ऑलमोस्ट इट्स अ फ्लैग। मानस 408 409 का प्रोजेक्शन बन रहा है। अगर किसी को डिलीवरी पे काम करना हो तो, नॉट एग्जैक्टली डे ट्रेड, पर डिलीवरी पे काम करने के लिए आपका पर्सपेक्टिव क्या है? इस फ्लैग का प्रोजेक्शन क्या बैठता है? देखिए, बिल्कुल सही आपने स्पॉट किया, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं और अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से 2021 के बाद स्टॉक इतना कॉन्फिडेंटली 360 370 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो पैटर्न बिल्कुल पॉजिटिव है और आई थिंक जो पहले का हाई था 405 के आसपास का, वही आप टारगेट सेट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 364 का स्टॉप लॉस लगाइए और 400 405 के टारगेट सेट करिए JSW एनर्जी में। ओके तो ये फ्लैग का ब्रेकआउट, यस, वीकली पे और भी अगर आप देखें इसका प्रोजेक्शन अच्छा आ रहा है और मेरे ख्याल से जो मानस की कमेंट्री उसको ध्यान में रखिएगा, बट इट्स नॉट अ डे ट्रेड, याद रखिएगा, नॉट डे ट्रेड। 378.85 एट डे हाई और इस वक्त ये नवंबर 2021 के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, सुबह मैंने एक थीम को और छुआ था और ये प्रश्न भी मैंने मानस से ही किया था उस वक्त, मुझे याद अच्छी तरीके से, और मैं थोड़ा सा रिपीटेटिव लगूंगा आपको, लेकिन मैं मानस के पास ही आऊँगा ट्रेड चेक करने के लिए। मानस, फर्स्ट स्पॉटिंग की गई थी अपोलो हॉस्पिटल्स की और वो प्राइस था उस वक्त मुझे याद है करीब 48, 80, 89 के आसपास। नाउ इट्स एट डे हाई अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। आपका टेक मानस, प्रॉफिट बुक कर लें या फिर कैरी करें, और व्यू क्या है इस वक्त आपका? तो बिल्कुल कैरी करना चाहिए। देखिए, ये पहला साइन है स्टॉक में रिवर्सल का। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो 5350 से स्टॉक करेक्ट हुआ था। स्टॉक ने अभी कुछ हफ्ते पहले बेस बनाया 27-25 के आसपास, रैली देखने को मिली, 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस मिला, लेकिन उसके बाद जब गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक ने पहले का हाई ब्रेक नहीं किया, तो एक तरह का हायर बॉटम बना और आज स्टॉक ने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करके एक हायर टॉप की का कंफर्मेशन भी दे दिया। तो हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल्स में। 4900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 100 रुपए का रिस्क जरूर है, लेकिन अब के रिवर्सल के टारगेट बड़े हैं। 5200 रुपए, 5250 रुपए तक के टारगेट आपको अपोलो हॉस्पिटल्स में बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके तो अपोलो हॉस्पिटल्स, और यहाँ पर काफी दिनों बाद दरअसल ये मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट हॉस्पिटल स्पेस में मयूरेश, फंडामेंटली आपको क्या पसंद है? मेरे ख्याल में कल जुपिटर हॉस्पिटल का भी IPO खुलता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले हमने कई सारी लिस्टिंग्स इसी स्पेस में देखी है। यथार्थ आया, उससे पहले कुछ और हॉस्पिटल्स आए और छोटे बड़े हर तरीके के हॉस्पिटल्स अब अवेलेबल है जहां पर आप बाजार में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल विच इज लार्जली वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है और इस स्पेस में आपको क्या पसंद है वैल्यूएशन वाइज और आगे विजिबिलिटी वाइज की अर्निंग्स में ग्रोथ कहां ज्यादा आएगी? फॉर द स्पेस एज अ होल, आई थिंक हॉस्पिटल्स ने काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए पिछले तिमाही में। अपोलो हॉस्पिटल से एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी अर्शद जी, तो आई थिंक जो इन्होंने नंबर्स पेश किए, थोड़े एनालिस्ट स्ट्रीट पे थोड़े डिसअपॉइंटेड थे। बट अगर इसका आप एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड देखें, दैट्स टच्ड ऑलमोस्ट 57-58,000 रुपीस। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इज ऑलमोस्ट एट 3.5-4 days। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो की पैरामीटर्स हम देखते हैं, इंक्लूडिंग लेवरेज, जो एक्सेसिव है नहीं, एसेट लाइट मॉडल ये फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ न्यू बेड्स, और जो वेरियस क्लस्टर्स में ऑपरेट करते हैं, स्पेसिफिकली चेन्नई क्लस्टर आप देखें, हैदराबाद क्लस्टर, आई थिंक ऑल दोस क्लस्टर्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल फॉर देम। मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से आई थिंक जो एक बड़ी ट्रिगर है हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए, आई थिंक वो बिल्कुल बरकरार है, और इसलिए आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन-ऑफ सर्जरीज व्हिच हैव पिक्ड अप स्टीप एंड मेडिकल टूरिज्म should probably work in their favor. Valuations, obviously Apollo Hospitals के काफी stable हो चुके हैं this juncture after a huge run-up period we had seen a few quarters back. तो large names में से definitely I think Apollo Hospital एक radar पे रहेगा।
विद इन द मिड कैप स्पेस जो नए हॉस्पिटल्स आए हैं, हॉस्पिटल्स लाइक एनएच, मेदांता एज एन एग्जाम्पल, ये जो नए हॉस्पिटल्स इन्होंने ओपन किए थे कोविड दौरान और उसके बाद, a lot of them are reaching stages of maturity, और जितना केपेक्स ये सारे प्लेयर्स ने नए हॉस्पिटल्स में डाला है, ROC should start coming in the next 1.5-2 years without any incremental capex going in. इसलिए जो consolidated numbers आएंगे सारे नए हॉस्पिटल्स के अगले 1-2 वर्षों में will be significantly better with all these conditions holding true for them. मिड कैप स्पेस से और एक स्टॉक आई थिंक जो आपके रडार में अगर पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, मैक्स हेल्थ केयर। डिसेंट नंबर्स है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर, अर्बन सिटी स्पेसिफिकली दिल्ली में एक बहुत बड़ा इनका प्रेजेंस है, और मेडिकल टूरिज्म जब हम बात करते हैं तो अर्बन सिटीज की तरफ फ्लॉकिंग ज्यादा होती है, दिल्ली हुई, चेन्नई हुई, कैलकाटा हुई, मुंबई हुई। तो आई थिंक एक प्रेजेंस जो इनका है, जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड एनुअलाइज बेसिस पे क्वार्टरली आधार पर भी जो नंबर पेश कर रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेशन है नई बेड्स ऐड करने का, इंक्रीमेंटल आरओसी शुड बी बेटर। तो जिनके पास मैक्स हेल्थ केयर है वो होल्ड कर सकते हैं। मैक्स में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इस बीच प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी आशा जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनल एंड टू ऑल द व्यूअर्स। तो यहाँ पे ग्लेनमार्क मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और मैं इसको रेकमेंड करूंगा विद स्टॉप लॉस एट 778, यानी 780 के जस्ट नीचे। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 830 का 830। हम एक अपॉर्चुनिटी, और मानस भी ग्लेनमार्क फार्मा पर ही अपनी राय बना रहे थे कुछ देर पहले, जहां पर उन्होंने कहा था 790 का कॉल लेना चाहिए। एक बार वो भी रिविजिट करते हैं। 805 का इनका टारगेट था कैश मार्केट में, और 790 का कॉल जो कहा था इन्होंने, वो कहां पर पहुंच रहा है। 40 का टारगेट इन्होंने दिया, इस समय 28 के आसपास। तो प्रशांत के रेडार पर भी वही ट्रेड इस समय आ रहा है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा अब कॉर्पोरेट स्कैन की बात कर लेते हैं, और एक ऐसे स्टॉक को आपके सामने पेश करेंगे जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। DCX सिस्टम्स, एक महीने की अगर बात करें तो 38% से ज्यादा का उछाल ये स्टॉक दिखा पाया है। शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और यहाँ पर दरअसल कंपनी को ग्लोबल लेवल पर कई सारे रेलवे ऑर्डर्स हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CMD डॉक्टर HS राघवेंद्र राव। डॉक्टर राव, स्वागत है आपका। ये जो हाल ही में आपने टाई अप किया था वो कंपनी, इजरायली कंपनी का के साथ, एल्टा सिस्टम्स, अगर डिटेल आप दे सके, ये एग्जैक्टली आपको क्या करना है और साइज क्या है इस पर्टिकुलर ऑर्डर का? First of all, namaste. Thank you so much for inviting me on this the great channel. And IAA Elta is the 100% Israeli-owned company. We associate with them last 10 years. We are the largest offset partner in India. And based on the relationship and seeing the railway market worldwide, and it is almost $122 billion is a world railway technology market. In that, what we are, Elta thought this is an area is best way to get into this market. Then they developed a radar-based and this called obstacle detection systems. 5-6 years back, they developed this product. And actually in this, the overall electronic market of radar based about $7 billion as per the world technology market. In the coming back to India, Indian market also is a big 34,000 crore for the technology upgradation in our Indian railways. So we thought, and we are talking to them for any opportunity become a product company. And we have a chance, it is a really great moment of DCX to have a joint venture with the Elta system, such a great organization, based on our quality, reliability, and the relationship what we maintain from last 10 years. For the DCX is a big moment to take this. And secondly, I want to have some correction. We just signed the JV with the last 30th of September. We didn't receive any order from this thing to this company, even though this company, there's a process taken status, but market is huge, opportunity is big, and we are in the right path of getting this business up. And as soon as it's a global technology, what we are signing, we can across the globe, we can sell. But of course, it's a Make in India program. That's the reason we got this opportunity, get into this JV. So this is the background of this JV. Okay, Mr. Rao, मैं अभी आपके पास आता हूँ।
मैं अपने दूसरे प्रश्न के साथ आता हूं सर। इस वक्त सेबी प्रमुख इस वक्त एक मंच पर बोल रही हैं, पहले उनको सुनते हैं, उसके मैं कुछ देर में आपके पास में आऊंगा। Able to have direct access to the exchange in order to manage his position for risk reduction and to close out his positions. He cannot take fresh positions, but to close out his positions and to manage that risk, he can actually go there directly to the exchange, even if the broker is down. So this is what I mean by a slightly non-traditional approach to cybersecurity, which is much more a community approach, ecosystem approach. It's a I have your back, you have my back approach. It's not a I, me, myself approach. And we think that as a market ecosystem as a whole, the entire ecosystem has really stepped up to make this a reality, and we're extremely proud of the ecosystem that this has actually happened. The next thing that I would like to talk about is, I'm sure, something that's been talked about a lot in this space, which is artificial intelligence. And I would like to share with you what we think is going to be the role of artificial intelligence going forward, both in the marketplace and therefore a huge opportunity for fintechs to come in and build their products and services, as well as an opportunity for the regulator itself to improve the way in which it does regulation and to improve the manner in which it actually makes life easier for the ecosystem. So first on the regulator, this is a very typical thought process which is prevalent in the mind of a regulator, saying it takes just one bad apple to ruin the whole pie. And many of our regulations have traditionally been based on this assumption. But we believe that this assumption is now ripe for disruption, just like business models commercially have been completely transformed by technology. We believe that this thought process of the regulator also is ripe for transformation. Why is that? Because this one apple, which in the past we had evolved in two ways. First was one size fits all, one regulation for everybody. With the help of technology, we have today reached the stage where we do at least segmentation. So of course, in common parlance, it's called risk-based. So not only risk-based supervision, but also risk-based ग्लोबल फिनटेक समिट में कई लगभग 800 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सेबी चेयरपर्सन इस समय कहती हुई कि एआई का क्या योगदान होगा रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क असेसमेंट में, इक्विटी मार्केट्स के लिए और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, वापस लौटते हैं डीसीएक्स सिस्टम्स के डॉक्टर राव हमारे साथ है। डॉक्टर राव, आपने कहा कि अभी जेवी साइन हुआ है, लेकिन ये आपके लिए कई सारे दरवाजे खोल देता है। तो रफली ये जो जेवी आपने साइन किया है, इसका कितना पोटेंशियल है भारत में अमल करने के लिए? आर यू होपिंग कि सरकार की तरफ से जो इतना बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है रेलवेज पर, रेलवे सेफ्टी पर, आपके भी चांसेस हैं स्पेशली इस तरह के मजबूत पार्टनर के हाथ लगने के बाद? जरूर, दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी। दैट्स द रीजन हम लोग सोच के एल्टा भी वर्ल्ड लीडर से रडार बेस्ड एंड ऑप्टिकल बेस्ड में पूरा वो हिसाब से प्रोडक्ट आर मैच्योर, इट इज नॉट इन द डेवलपमेंट स्टेज, प्रोडक्ट इज मैच्योर. This will be a big, very good technology will going to adopt in Indian Railway. Many of the accident and many things happening in India. So this can be our, this is one of the product ELTA has developed. We are the partner for India. Of course, Indian market is a very big market, about a $4 billion is a government of railway announced. And we are expecting a big market share in this, the event. ओके मिस्टर राव, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, चलिए अब मैं इस जेवी से और आपके रेलवे कारोबार से हट के थोड़ा सा एरोस्पेस पे आना चाहूँगा। सर, एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग एरोस्पेस ऑर्डर बुक कितनी है आपकी? और दूसरी चीज़ सर मैं जानना चाहूँगा, अब जो हमारा रोवर है वो स्लीप मोड में है, पर आई थिंक रोवर ने अपना काम बखूबी किया और आपके जो आगे के मिशन हैं उनको कहीं ना कहीं अब टोज पे रखा है। आदित्य L1 की एक सफल लॉन्च, गगनयान जो है वो मिशन काफ़ी बड़ा है, उसकी कॉस्ट काफ़ी बड़ी है, वहाँ से कितना और ऑर्डर एडिशन के आपको स्कोप नज़र आ रहे हैं? और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल और माइट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फिस्कल आपका आउटस्टैंडिंग ऑर्डर एरोस्पेस में कितना होगा?
करीब हमारा existing order book है about 1,500 and 700 crores, nearly about 1,600 crore is the exact quantum is available in the company, is confirmed order, executed in the next 1.5 year time. And we expect a big chunk of business, but presently I don't have anything to, my restrictions and nothing in hand in the at moment. There are in the pipeline, many things materialize very shortly. That's what I can able to tell you right now. ओके ये 1600 में से सर आप कितना एग्जीक्यूट कर लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, आई मीन CY24 तक? Sir, definitely is better than previous year. As you know, there is a long way to, because our business is not a quarterly business. So it is not, let us take $100, it will be divided by 4. No, Amara to larger movement of, it is a 7 years history of DCX. Our majority turnover, it will take in the about 25% in the third year only, and 75% it will take third quarter and fourth quarter only. But presently there is a long way. There are many things to happen in this year, and definitely we'll do better. And presently I cannot able to disclose the numbers, which I didn't had a figure right now with me. Please don't mind. Not a problem, Dr. Rao. Pleasure speaking to you. All the very best. लेकिन एक इंटरेस्टिंग मोड पर कंपनियां खड़ी है कि इनको पता है कि आगे रेलवेज के बड़े ऑर्डर्स लगेंगे हाथ में, तो इजरायली कंपनी एल्टा के साथ टाई अप किया और उनके दरअसल डेवलप्ड प्रोडक्ट्स हैं और जैसे ही मौका मिले वो प्रोडक्ट्स दरअसल कंपनी भारत में भी डिलीवर करती हुई दिखाई देगी इस जेवी के जरिए। चलिए इस बीच लेकर आते हैं आपके लिए श्रीकांत चौहान को स्क्रीन पर, और श्रीकांत से पहले पूछेंगे कि उनका मौजूदा ताज़ा ट्रेड क्या है। श्रीकांत, आफ्टरनून। आप म्यूट पर हैं श्रीकांत। Yeah, I was actually listening to the other conversation. Yes, so good afternoon, Harshada. देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में अगर कोई एक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट अगर किसी लार्ज कैप या किसी एफएनओ स्टॉक्स में अगर आ रहा है तो वो पीएसयू बैंक्स है, और वहां पे या तो मेटल स्टॉक्स है। मेटल्स में हमने ऑलरेडी अच्छी तेजी देखी है, और फिर अभी मुझे लग रहा है कि अगर एक्टिविटी अगर किधर स्प्रेड हो रही है तो वो पीएसयू बैंक स्टॉक्स में हो रही है। तो स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया जो अभी करंटली 94 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहां पे मुझे लगता है कि और भी स्ट्रेंथ है। ये स्टॉक यहाँ से 100 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए एट 91। 100 रुपए के करीब एक रेजिस्टेंस है 100-102 के करीब, बट अगर इन लेवल्स को भी अगर क्रॉस करता है तो और भी तेजी देखने मिलेगी। बट यस, एटलीस्ट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू करंट लेवल से बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करके चले, में तेजी की पोजीशन लेकर चले। अच्छा, जितना हम 19600 के करीब जा रहे हैं उतनी मुनाफा वसूली बढ़ रही है। एक बार निफ्टी आईटी स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि यही इनफैक्ट वो तेजी वाला झंडा फैलाने वाला स्टॉक इंडेक्स था, लेकिन ये भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ दिखा रहा है। अब सिर्फ 130 अंकों का ही इजाफा, इनफैक्ट दिन के दौरान इससे ज्यादा बेहतर रिटर्न्स बने हैं। एलटीआई माइंडट्री 0.5% ऊपरी लेवल से शेव ऑफ कर चुका है, 0.5% की मुनाफा वसूली विप्रो में भी आ गई है। टेक महिंद्रा में भी ऊपरी लेवल से कुछ हल्की मुनाफा वसूली देखी जा रही है। ये एक्सिस, ये HCL टेक और TCS के साथ भी हो रहा है कि ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक स्पेस है जहां पर निरंतर तेजी देखने को मिली है, एक तरफा खरीदारी का जोर, और वो है सरकारी कंपनियां। चाहे ये डिफेंस कंपनियां हो, चाहे ये रियल स्टॉक्स हो, चाहे ये बैंक कंपनियां हो, या फिर कोई और जो भी सरकारी कंपनियां, उनमें एक तरफा तेजी देखी गई है। अब तेजी की वजह अलग अलग है, ऑर्डर बुक है, आगे का आउट परफॉर्मेंस है, विजिबिलिटी है ग्रोथ की। लेकिन एक और चीज जो हमने इनफैक्ट नोटिस की, और शायद आपने भी, कि 10 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शेयर बाजारों के निवेशकों के लिए भी एक गुरु मंत्र दे दिया था। मजाक में ही सही था लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि विपक्ष के लोग जिस सरकारी कंपनी को कोसते हैं, आप उसमें दाव लगा दीजिए, आपके निवेश में जबरदस्त रिटर्न्स मिलेंगे। पहले वो बात आपको सुनाते हैं और फिर आखिर मैप करके दिखाते हैं कि इत्तेफाक से ही सही इन सरकारी कंपनियों में कितनी तेजी देखने को मिली है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है।
थोड़ा सा तंज कसा था प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर, लेकिन आप देखिए एक महीने में सीपीएसई इंडेक्स में करीब 7-8% तक के गेन्स देखने को मिले हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो आप कह सकते हैं एक बहुत ही तगड़ी रैली, आप कह सकते हैं बुलेट ट्रेन की तरह ये काउंटर्स भागे हैं। सुमित हमारे साथ हैं, उन्होंने कुछ डेटा क्रंचिंग की है। सुमित, 10 तारीख को 10 अगस्त को दरअसल ये बयान आया, उसके बाद तेजी में तो है, लेकिन कितनी तेजी और बढ़ गई है? मतलब ये इमीडिएट ट्रिगर बन गया बाजारों के लिए, और उसके बाद से भारतीय बाजारों में या फिर सरकारी कंपनियों में पंख लग गए। सभी के सभी शेयरों में जोरदार तेजी, चाहे आप रियल स्टेट में, रेलवेज में चले जाएं, डिफेंस में चले जाएं, बैंक्स में चले जाएं, डाइवर्सिफाइड चले जाएं, मेटल में चले जाएं, तो वो स्पेस या वो कंपनियां जो इतने महीनों सालों तक नहीं चली, उन तक में रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ी। और ये स्पीच के बाद इस पूरे खेमे में, सरकारी खेमे में जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। 10 अगस्त से लेकर अब तक पीएसयू कंपनियों में ऑन एन एवरेज करीब 20 से 22% तक का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है, और हर सेक्टर की सरकारी कंपनियों में खरीदारी रही है, चाहे डिफेंस हो, रेलवेज हो, मेटल हो, कोई भी सेक्टर की कंपनी आप उठा लीजिए, सब में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी है। स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आपके आएंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा एमएमटीसी का नाम। लगातार ये कंपनी ऑपरेटिंग लॉस पे, लेकिन उसके बावजूद भी 38 रुपए का शेयर 62 रुपए पहुंच गया, 65% रिटर्न महज 25 दिनों में। जीएमडीसी बढ़िया डिविडेंड पे ऑफ भी है और करीब 51% के आसपास का मूव। आईआरएफसी लगातार तेजी में, 46% की तेजी यहां देखने को मिली। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इसका जिक्र कम होता है लेकिन फिर भी 43% तक की शानदार तेजी स्टॉक ने दिखाई। कोचिन शिपयार्ड करीब 41-42% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, बीएचईएल एक ड्रीम रन में स्टॉक है, करीब 100 रुपए का स्टॉक जो था उस समय पर 39 रुपए पहुंचा, 39% चल चुका। रेलटेल रफली 33% की शानदार तेजी। बीईएमएल 26% का उछाल। आरवीएनएल जैसा नाम कोई भूल नहीं सकता, 22% की बढ़िया तेजी इसने दिखाई। और एनएमडीसी स्टील, जो कि नई डीमर्ज्ड आर्म है एनएमडीसी की, वो भी करीब करीब 22% की एक अच्छी तेजी दिखा रही है। और इसी तरह की सूची को अगर आप और एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो ऑन एन एवरेज आपको सभी कंपनियों में मुश्किल से 10 से लेकर 15% तक का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेजी तमाम मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयूज के अंदर देखने को मिली, और ऑन एन एवरेज 20%, इंडेक्स में 4% का एक बढ़िया मूव आप देख रहे हैं स्पीच के बाद से। तो आयरॉनिकली कह लीजिए, लेकिन एक बढ़िया रिटर्न यहां देखने को मिला। जी हाँ, एमएमटीसी, जीएमडीसी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीएचईएल करीब करीब 39%। बीएचईएल के तो लोग भी खैर बढ़िया होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मयूरेश, आपकी राय क्या है? सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कन्विक्शन अभी भी इस पीएसयू बास्केट में सबसे ज्यादा किस पर रहेगा? वीरू जी, फ्रैंकली सब कुछ चल चुके हैं, so selectively we were bullish on railway stocks, defense stocks, थोड़े स्टील स्टॉक्स, बट आई थिंक एट दिस जंक्चर अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है काफी स्टॉक्स में। द बेस्ट वे इज सिप करिए सीपीएसई ईटीएफ में, एंड प्रॉब्ली फॉरगेट अबाउट इट ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ओके, अभी इस वक्त अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कंपेयर करें तो शायद मेरे ख्याल से तर्कसंगत बात है, बिल्कुल तर्कसंगत बात है, क्योंकि बीते एक महीने में और जिस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट का हर्षदा जिक्र कर रही थी, उसके बाद एक वर्टिकल राइज है। आई मीन, अब मैं अगर एंट्री करूँ ना, मैं जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ बीएचईएल, एक बार बीएचईएल ले गई डायरेक्टर साहब, 138 पे है। याद रखिएगा जो इसका वॉल्यूम था, तारीख थी 1 सितंबर को, यानी सीरीज जब कमेंस हुई थी, वो इसका वॉल्यूम आप समझ लीजिएगा कि नवंबर 2021 के बाद का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था। एक वर्टिकल राइज था, आई थिंक 97 से लेकर 140 तक का मूव मात्र 5 सेशन में है। तो ये मयूरेश जी की बात बिल्कुल तर्कसंगत है कि आप इसको चेज नहीं कर सकते आप आफ्टर दिस वर्टिकल राइज। लेकिन हाँ, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके जरूर चलें। इस कार्यक्रम के दौरान हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस पे बात करते रहते हैं और उसको ज़रूर एडमायर कीजिएगा। इस बीच एक बार जरा वो लिखा, ये JSW एनर्जी अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था मैंने मानस से, और ये अब करीब करीब 381.80 पर हमारी बातचीत शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से 375 या 74 के आसपास, इट्स 382। एक बार JSW स्टील लेके आइए, ये भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, इट्स 812, और आप इस स्टॉक के क्लास को समझ सकते हैं। मेटल्स जब फ्लैट थे ये तब भी चला था, जब मेटल फ्लैट थे ये तब भी ऑल टाइम हाई पे था। आपकी राय प्रशांत, एक बार JSW स्टील को रीड कीजिएगा, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? जी वीरू जी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कल का हाई बना हुआ है, ये एक अहम रेजिस्टेंस है। ओवरऑल अभी हम 812 पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर कोई लॉन्ग जाना चाहे तो 800 के जस्ट नीचे 798 स्पॉट ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो। टारगेट 1 835 835,
और 835 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाए तो ये न्यू जोन में करीबन 850-55 भी जा सकता है, बट फिलहाल 835 का टारगेट और 798 का स्टॉप लॉस में रेकमेंड करना चाहूंगा। तो ये फिलहाल आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी एक मौका। अच्छा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी क्योंकि आपने मेंशन किया था वीरू, वैसे खिलाड़ी नंबर 1 में स्वाति होतकर ने कल सुझाया था, उनसे एक व्यू ले लेते हैं। स्वाति, ये अभी भी ट्रेड आप क्या होल्ड कर रही हैं, और आपका अगर आप याद दिला सके कि टारगेट क्या दिया था, क्योंकि स्टॉक में भरपूर तेजी है। यस डेफिनेटली आशिता जी, मैंने ये खिलाड़ी में एक काउंटर बाय किया था 365 के रेंज में। मेरा टारगेट वाज एट अराउंड 390 के आसपास का टारगेट से, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। डेफिनेटली व्यू अभी भी मेरी पोजीशन होल्ड पे है, मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 390 देन 400 के लेवल तक भी टेस्ट करने के। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग अ होल्ड पोजीशन। डेफिनेटली काउंटर अभी भी पॉजिटिव है, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन रखना चाहिए, और जो चाहते हैं कि बाय करना चाहिए, तो अगर कोई भी डीप आता है 375 370 के रेंज में, तो डेफिनेटली वन कैन री एंटर वंस अगेन ऑन डीप्स, लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 400 रुपीज। टारगेट बढ़ता हुआ और स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ रहा है। मोमेंटम ट्रेड है जो चल चुका है, लेकिन अब भी मौका यहाँ पर तेजी का दिख रहा है, 5-5.5% तक के गेंस इधर। चलिए लगे हाथ चार का चौका की शुरुआत भी कर लेते हैं, और सबसे पहले जाएंगे प्रशांत सावंत के पास जो आपको बताएंगे प्रस्ताव। तो हर्षा जी यहाँ पे एबीवी की जो 4500 की कॉल ऑप्शन है 4500 करीबन 95-96 के रेट में चल रही है, अराउंड 96 के आसपास। मैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो होगा 62 का, और जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो होगा 155 का, 155। 155 के टारगेट के लिए 4500 की कॉल लेकर चले, 104 के आसपास है, 62 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। श्रीकांत, आपका एफएनओ सुपरस्टार। देखिए, तो अगर यहाँ पे वापस मैं यही कहूंगा कि अगर इस मार्केट में अगर किसी स्टॉक्स में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर तेजी बन सकती है तो बीएफएसआई में से हमें स्टॉक चुनने पड़ेंगे, और फेडरल बैंक ये मुझे अच्छा लग रहा है जो 145 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसने एक बड़े कंसोलिडेशन को क्रॉस करने के बाद एक अच्छा खासा एक टाइम कंज्यूम किया है अबाउट दी ब्रेकआउट लेवल, यानी कि वो जो ब्रेकआउट था वो ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, इनफैक्ट अभी उसे वैलिड करने की वो कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल पे 145 के करीब फेडरल बैंक को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे अराउंड 141 का, टारगेट्स नजर आते हैं 155 से लेकर 160 के। तो करंट लेवल से फेडरल बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, अच्छा मैं एक पॉज दे रहा हूँ इस बीच। मैं अभी जेएसडब्ल्यू स्टील का जिक्र कर रहा था, सुबह हैंगसेंग और शंघाई थोड़ा सा बैकफुट पे थे, दैट्स द रीजन कि सुबह मेटल्स में एक सॉफ्टनेस थी, बट राइट नाउ एक अपडेट देता हूँ यहाँ पे एट 7049 निफ्टी मेटल इंडेक्स, निफ्टी कमोडिटीज एट ऑल टाइम हाई। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील सारे के सारे डी हाई पर हैं। तो कुछ देर बाद ट्रेड्स इस थीम में से और लेंगे, क्योंकि ये मल्टी मंथ ब्रेकआउट है। 11 अप्रैल 2022 के बाद के 4 हाइज क्रॉस कर चुका है निफ्टी मेटल इंडेक्स। इस पे लौटते हैं, लेकिन पहले ट्रेड्स पूरे कर लेते हैं। श्रीकांत का ट्रेड हो चुका है, मानस के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। मानस, क्या पिक करेंगे आप? देखिए, मेटल क्षेत्र से ही स्टॉक मैंने चूज किया है, और वो है जिंदल स्टील का, जहां पर 2 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था। कल हमने पॉज देखा, आज मॉर्निंग में भी थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन आज जिस तरह की रिकवरी पिछले आधे घंटे में देखने को मिली है, आई थिंक रैली रिज्यूम हो चुकी है। करंट लेवल्स पे आप जिंदल स्टील में खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 704 के रहेंगे, और 735 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं जिंदल स्टील में। ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं, 720 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जिंदल स्टील का, और 21 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 15 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, जेएसपीएल तो मेटल्स, और इसमें भी याद रखिएगा सबसे अग्रेसिव, मतलब अगर जो लोग इस वक्त आवाज़ देख रहे हैं, आपको प्लीज चार्ट पे लगाना है, तो लेट्स पुट एनएमडीसी 143.30 पे अपने करियर नहीं, मैं खुद आता हूँ यहाँ पे रीड करके, अक्टूबर 2012 से लेके अब तक, यानी टेक्निकली करीब 11 साल की, यानी मोर देन अ डेकेड की चैनल यहाँ पे क्रॉस हो रही है। इस पर मैं एक आउटलुक लूंगा। अभी पहले चलते हैं मयूरेश जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, अंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, ये मार्केट स्पिन इंडिया की पिक रहेगी मिड कैप स्पेस में।
इसके जो एप्लीकेशन है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एबीएस है, 140-150 kTPA की कैपेसिटी है इनके पास। द बेस्ट थिंग अबाउट एबीएस इज इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लेके जो ब्लो मोल्डिंग हम कहते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग कहते हैं, एक्सट्रूशन, यानी जो ब्लो मोल्डिंग में ऑटोमोटिव पार्ट्स लगते हैं, स्पॉयलर्स हुए, मिरर्स हुए, ब्रेक पैड्स हुए, ये सारे के एप्लीकेशंस एबीएस के पास है। फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग जो आपके टॉयज होते हैं, पाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं घर पे, ये सारी चीजों का इस्तेमाल इसमें होता है। वॉशिंग मशीन्स, यूपीएस बैटरीज इज द अदर यूज एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वाइड एप्लीकेशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जिसके वजह से वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ काफी जबरदस्त हो सकती है। दूसरा, आई थिंक पिछले वर्ष में जो हमने एक वॉलेटिलिटी देखी थी इनपुट कॉस्ट में, और जो पॉलीमर प्राइसेस में एक थोड़ी गिरावट देखी थी एट द एंड ऑफ Q3 Q4, कहीं ना कहीं थोड़ी रिकू हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हम एक्सपेक्टेशन मान के रख सकते हैं कि मार्जिन्स में एक अच्छा खासा प्रभाव पॉजिटिव एंड पे आ सकता है फॉर बंसाली पॉलीमर्स, विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपेंशन, बॉटम लाइन ग्रोथ काफी ठीक ठाक होगी। इफ यू प्रॉब्ली लुक एट नंबर्स, पिछले पूरे वर्ष में ईपीएस 5, ₹5.5 के आसपास था। दे हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड एन ईपीएस ऑफ ₹2 स्टेप बाय स्टेप फॉर Q1। तो हमें लगता है, आई थिंक विद ऑल दीस ट्रिगर्स इन प्लेस, एक अच्छा खासा मोमेंटम शायद ये स्टॉक में रह सकता है। 109 से 110 का हम लक्ष्य देख रहे हैं स्टॉक के लिए, विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 87 और 88। क्लियर डिस्क्लेमर, ये रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास रिकमेंडेशन गई है, मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में। ओके, इस तरह डिस्क्लेमर था मेरे रजिस्ट्री का। ये 4 ट्रेड्स जो पिक किए गए थे, उसमें प्रशांत ने पहला ट्रेड जो पिक किया था आज का सस्ता ऑप्शन, वो था ABB लॉन्ग साइड पे पिक करना है आपको कैपिटल गुड स्पेस में, और विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 155 द हाई सेट स्टॉप ऑफ 62 का। दूसरा ट्रेड आया था फेडरल बैंक श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से जो हमारे साथ हैं, उनका 155-160 का लक्ष्य है। बहुत क्लियर चार्ट है ये मिड कैप बैंकिंग में। उसके बाद तीसरा ट्रेड आया मानस का JSP फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 735, और आपके स्क्रीन में भंसाली इंजीनियरिंग, ये लास्ट ट्रेड था 96। भंसाली इस वक्त मेरे ख्याल से जुलाई मिड के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। मयूरेश, मेटल्स में फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, मैं खुद मानता था कि एक बार जब मेटल्स की साइकिल कोलैप्स हो जाए तो निकल जाओ, अलविदा कहो, छोड़ो ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड। बट इस बार मेटल ने कुछ और सीख दी है। मुझे लगता है कि मेरे को खुद एक सीखने को चीज़ मिली है कि मेटल्स को अब थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रीड करना चाहिए। ये जो मूव आ रहा है मेटल्स में, एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या है? ग्लोबल डिमांड, चाइना की डिमांड, प्लस आपकी खुद की मेटल कंपनियों की पहले से अच्छी माली स्थिति, प्लस उनका लो इंटरेस्ट बर्डन, लो डेट, क्या ये इसके पीछे एक मिक्स है जो काम कर रहा है? और आपका कन्विक्शन किस पर रहेगा? मुख्य कारण वीरू जी, एक आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है कि चाइना स्टिमुलस अनाउंस करेगा, और इसकी वजह से जो चाइनीज इन्वेंट्रीज है, जो डिमांड लैकलस्टर रहा है। चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर एंड प्रोसेसर ऑफ मेटल्स। तो अगर ये होता है तो एक अच्छी खासी डिमांड वापस हो सकती है। और जो रीस्टॉकिंग की हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री लेवल्स की अक्रॉस मेटल्स, फेरसो, नॉन फेरसो, उसमें एक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दूसरा, आई थिंक इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलियन पोर्ट से FOB प्राइसेस चेक कर रहा था, आयरन ओर के, कोकिंग कोल के, दे हैव स्टार्टेड मूविंग हायर। और इसकी वजह से इंडियन कंपनीज ने जो हॉट वॉइल्ड गोल्ड कहते हैं, HRC प्राइसेस, वहां से 1,500 से 2,000 रुपया प्रति टन इजाफा किया है टू प्रोटेक्ट इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड देयर मार्जिन्स एज वेल। और तीसरा, जो डोमेस्टिक डिमांड है, ये अच्छा खासा बरकरार है फॉर द एंटायर सेक्टर एज अ होल, स्टील कंपनियों के लिए भी, नॉन फेरस के लिए भी, इंक्लूडिंग कॉपर, इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम, एंड दैट शुड प्रोबेबली कंटिन्यू एज अ ट्रेंड एज इंडिया गोज थ्रू द कैपेक्स ट्रेंड। ये कॉन्टेक्स्ट में रख के मुझे लगता है, आई थिंक JSPL इसको थोड़ा ध्यान में जरूर रखा जा सकता है। आई थिंक 2 चीजें, एक, इनकी जो कैप्टिव आयरन ओर और कोकिंग कोल माइंस है, गारमन, पाल्मा 6 एंड द अदर कोल ब्लॉक एज वेल, जो प्राइसेस में इजाफा देखने मिला है, आई थिंक कहीं ना कहीं, आई थिंक दैट शुड प्रोबब्ली स्टेबलाइज JSPL, क्योंकि उतना इंपैक्ट शायद JSPL के मार्जिन्स पे नहीं आएगा। दूसरा, ये हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो हाई एंड स्टील, हाई ग्रेड स्टील, स्पेशलिटी स्टील होती है, इसके एप्लीकेशंस यूनिक होते हैं, जिसकी वजह से रियलाइजेशंस विल बी इवन बेटर। मुझे लगता है बोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट जो इसके एप्लीकेशंस में यूज होता है स्टील, एंड द एक्सपोर्ट मार्केट्स, दैट शुड प्रोबब्ली कम इनटू प्ले। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है नहीं, इनफैक्ट ये डीलेवरेज कर रहे हैं बाय सेलिंग ऑफ द नॉन कोर एसेट्स, और इनका एक प्लान भी है टू प्रोबब्ली इवन डाइवेस्ट मोर, जिसकी वजह से डीलेवरेजिंग विल बी इवन बेटर गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है, आई थिंक ये सारे ट्रिगर्स इस सेक्टर के लिए JSPL प्रोबब्ली स्टैंड्स आउट अ लिटिल बिट बेटर बिकॉज ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स। आई थिंक तो मेटल्स की चमक बढ़ती हुई और इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन तेजी देखिए एक तरफा जो हुई है
वो छोटे काउंटर्स, मझौले काउंटर्स में ही देखने को मिली है। हर रोज हम लगातार कहते हैं और हेडलाइन भी बनाते हैं कि मिड कैप इंडेक्स फिर नई ऊंचाइयों पर, और आज रिकॉर्ड हाइस पर एक बार फिर यहां पर इंडेक्स देखा गया है। 12 महीनों में आप देख सकते हैं क्या धमाकेदार रिटर्न्स यहां पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब तेजी का मूड तो बरकरार है, लेकिन क्या ये एक चेतावनी भी है, क्योंकि इतनी तेजी कभी कभी हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इस तूफानी तेजी को कैसे पढ़ना है और कितना सावधान भी होना है इस रैली को एंजॉय करते करते, उस पर अब यतिन को जोड़ लेते हैं। इनफैक्ट इस पर कई सारी रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई हैं। क्यों ऐसे बाजार को लग रहा है कि इस जबरदस्त तेजी के बीच थोड़ा सा सतर्क रहें, संभल कर चलें। गुड आफ्टरनून। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मिड कैप मार्केट की, तो पिछले एक महीने में 8% का रिटर्न, 3 महीने में 19% का रिटर्न और 6 महीने में 31% का रिटर्न। जो मिड कैप 100 इंडेक्स है निफ्टी का, वो बेंचमार्क इंडिसेस को बहुत जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, जो ये दर्शाता है कि कितना ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है इंडेक्स, यहां आपको दिखाई पड़ेगा कि जो 7-8 दिनों से रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 40,000 के पार चला गया है, अब शायद ये ओवरबॉट जोन पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसके जरिए हम हिस्टोरिकली ये देखेंगे कि जब RSI 80 पॉइंट के ऊपर चली जाती है या 80 के लेवल से ऊपर चली जाती है, तो एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 2008 और 9 जब ये लीमन क्राइसिस हुआ था, तब आप देखेंगे कि जो मिड कैप इंडेक्स है वो लगभग 30-40% से करेक्ट हुआ था। थोड़ा आगे आ जाते हैं 2011-12 में, तो यहां भी दिखेगा जैसे ही 80 की RSI के ऊपर हो जाता है 80, 85, 90 की रेंज में, तब आपको एक हेल्दी करेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ता है और एक करेक्शन जो है काफी महीनों तक रहता है। इसके बाद 2019 और 2020-21 के अंदर आपको ये पर्टिकुलर RSI ओवरबॉट लेवल पे आती हुई दिखाई पड़ेगी। और अब अगर हम देखें जो RSI हुई है, आज की अगर हम RSI पकड़ें तो 40,000 के ऊपर जब CNX मिड कैप इंडेक्स है, तो आपको RSI 80 के पार जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ये इंडिकेशन क्या है? ये इंडिकेशन ये है कि अभी मिड कैप इंडेक्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से ओवरबॉट है। अगर हम डैम कैपिटल की रिपोर्ट देखें, कुछ दिनों पहले आई थी, वो ये कहती है कि यहां आप कॉशन और कॉशियस रहना दोनों ही जरूरी है। तो कॉशियस भी रहिए और कॉशियस रखिए भी अपने पोर्टफोलियो पे, क्योंकि क्या रीजंस है जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत चिंता का विषय बन सकता है। जनरल इलेक्शंस, और हमने ये देखा है प्री इलेक्शन रैली जरूर आती है, लेकिन यहां प्रॉफिट बुकिंग भी इतनी एग्रेसिव होती है। 5 जो है स्टेट्स के इलेक्शन है लोकसभा के पहले। सबसे पहले तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़। तो ये जो स्टेट इलेक्शन के प्रिपरेशन में सरकारें फ्रीबीज देती हैं, काफी सारी ढिलाई हो जाती है फिस्कल फ्रंट पे, इससे बाजार को नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्यूमुलेटिव रेनफॉल भी एक चिंता का विषय बना हुआ है अभी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है शॉर्ट टर्म में। अभी तक जो अगस्त में हम एक्सेस रेनफॉल की बात कर रहे थे, सितंबर में ओवरऑल क्यूमुलेटिवली 11% नॉर्मल से बिलो अब जो है रेनफॉल चला गया है। तो जो बारिश है वो भी एक चिंता का विषय अभी बना हुआ है इन्फ्लेशन के लिए और सेंट्रल बैंक्स के लिए। वैल्यूएशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है क्योंकि आईटी और मेटल के अर्निंग्स आपको पिकअप करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं शॉर्ट टर्म में। एल नीनो के वजह से 28% निफ्टी का वेट जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। कौन से सेक्टर्स इंपैक्ट होते हैं? ऑटो, एनबीएफसी, सीमेंट, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो बारिश अगर कम हुई तो ये जो सेक्टर्स हैं जिनका लगभग 28 से 30% वेट है निफ्टी का, इस पे असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि अगर हम बात करें मिड कैप्स की, तो निफ्टी 50 के मुकाबले लगभग 25% प्रीमियम वैल्यूएशन पे अब मिड कैप इंडेक्स चला गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम बात करें क्रेडिट ग्रोथ की, तो वो अच्छी है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रूरल इलाकों में ज्यादा है जहां पिकअप की सख्त जरूरत है। NSE 500 की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये भी आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई पड़ी है। FY18 में जो 1.4% थी वो 1.1% हो गई है, और बैंकिंग के NPA जो 6% थे FY18 में, अब महज 1% पे आ गए हैं FY23 में। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है कि शायद बैंकिंग सेक्टर में आपको प्रदर्शन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे, रूरल इकोनॉमी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है मिड कैप इंडेक्स की, वैल्यूएशन फ्रंट पे, RSI फ्रंट पे, और जो हिस्ट्री हमको कहती है, शायद टाइम है थोड़ा बहुत कॉशियस रहने का। चले, तो सिग्नल्स सब आपके सामने हैं, इंडिकेशंस आ गए हैं, द राइटिंग इज ऑन द वॉल जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसे कैसे पढ़ना चाहिए उस पर भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जोड़ेंगे देवेंद्र चौकसी को।
रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर कमाई का अड्डा। भारतीय बाजारों में मोमेंटम तो है लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है। लेकिन जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, वहां अगर आप नजर डालें यानी कि मिड कैप 100 इंडेक्स, ये 440 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। कुछ ब्रोकरेजेस इंडिकेट कर रही हैं कि अब थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। इस पर हमारे दिग्गज निवेशकों की क्या राय बन रही है? बिग मार्केट वॉइस में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र चौकसी। चौकसी साहब, स्वागत है आपका एक बहुत ही दिलचस्प मोड पर, जहां पर इंडेक्स थोड़ा सा अटक रहा है लेकिन एक तरफा तेजी और धमाकेदार रिटर्न स्मॉल और मिड कैप्स ने बनाए हैं। जैसे आतिन कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे कि थोड़ा सा सावधान होने के संकेत अब लोग पढ़ने लगे हैं। आपको क्या भी ऐसा लगता है कि मिड कैप्स में बहुत अति हो गई है, जैसे कहा जाता है हर रोज नए हाईस पर, हर रोज 300-400 अंकों की तेजी? तो हर्षदा, आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ मिड कैप के अंदर तेजी बढ़ रही है, आगे उसका जो रीजन है उसकी हम चर्चा करेंगे। बट उसके साथ में हम देख रहे हैं कि जो लार्ज कैप कंपनीज है उनके अंदर प्रैक्टिकली आई थिंक द प्राइस मूवमेंट हैज स्टॉल्ड, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्राइस मूवमेंट, विच मीन्स दैट आई थिंक मार्केट के अंदर ज्यादातर प्रभाव जो ट्रेडिंग का है वो ट्रेडिंग का प्रभाव है। Some of the HNI group of investors and some of the smaller mutual fund schemes, they are basically operating the mid-cap counters significantly, I think, based on the news flow. I'm not against, I think, the news flow. I'm not against they operate the mid-cap counters, but what is more concerning कि जो valuation के ऊपर आप mid-cap के अंदर trading कर रहे हो, वो valuation digest नहीं होता है। हमने देखा है कि काफी कंपनियों के अंदर the P ratios have expanded to above 50 levels and in some of the cases 80 to 100 levels also, which according to me is suggesting that either these companies are going to have a cumulative growth of 100% in next 3 years or they are overly priced based on some of the news flows. मेरा ऐसा मानना है कि I think to a greater extent I think this particular situation is hyped in many companies cases, largely because of the positive news flows of course, but I think they are hyped. And they are discounting the market earnings, so the company's earnings, at least 2 years, I think, or more than 2 years in advance, which according to me, शायद I think market के अंदर थोड़ी break लगा सकता है ये stocks के अंदर. I would be more watchful. I would rather play systematically into this market. And जो frontline companies के जहाँ पे बड़े profit आने की capacity है, वो कंपनी को हम ज्यादा पसंद करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इन द पोर्टफोलियो, इवन दो दे जनरेट 20-25% काइंड ऑफ रिटर्न इन 12 to 15 months टाइम, they are relatively better compared to the mid caps who are generating 50 and 100% return in smaller ones, because of I think the risk aversion that we want to keep at this point of time. प्लीज आपको एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगी कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स में पैसा लगाएंगे तो अल्फा वहीं पर मिलेगा, करेक्ट? अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन निफ्टी का अगर आप लेवल देखें वो ज्यादा कुछ हरकत नहीं दिखा रहा है, इसीलिए स्टॉक्स स्पेसिफिकली एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो अब ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए अच्छी क्वालिटी के मिड कैप में एंड अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप में? लार्ज कैप में भी वही है कि ये स्टॉक्स पहले रनअप दिखा चुके हैं और यहाँ पर भी वैल्यूएशंस महंगे हैं। मिड कैप्स की वैल्यूएशन की बात कम होती है, लेकिन लार्ज कैप के वैल्यूएशंस क्योंकि ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा ट्रैक होते हैं, तो ज्यादा अपैरेंट होते हैं। Maybe I think the rotation is the name of the game. Maybe when you get the stock expensive, I think वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जैसे आपने लार्ज कैप का रेफरेंस लिया, तो लार्ज कैप के अंदर जैसे भाव 5 में बढ़े जोर से, तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई, दे हैव बिकम स्टैग्नेंट। बट उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो परसेंटेज वाइज फॉल इज कंपेरेटिवली स्मॉल। मिड कैप के अंदर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है या सेक्टर रोटेशन स्टार्ट होता है मिड कैप टू लार्ज कैप, वहाँ पे मिड कैप के अंदर फॉल काफी हद तक ज्यादा आता है, करीबन आई थिंक 25-30% के आसपास फॉल आता है। तो मेनी अ टाइम्स आई थिंक टू गेट द सस्टेनेबल रेट ऑफ रिटर्न आउट ऑफ मिड कैप बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि आपको अच्छे समय के अंदर अच्छा रिटर्न दिखता है, बट जब भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है उसके बाद में एक साइडवेज मूवमेंट या लल मूवमेंट होती है, उसके अंदर जो कैपिटल में इरोजन होता है वो वापिस रिकवर होने में टाइम लगता है। फेब्रुआरी और मार्च ये साल के कैलेंडर ईयर का आप मंथ निकाल के देखें तो वहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर काफी कंपनियों के अंदर करीबन फॉल जो गिरावट आई थी दाम के अंदर, वो 50 से 60% के बीच में दाम के अंदर गिरावट आई थी। एंड देयर आफ्टर आई थिंक दिस स्टॉक्स बिल्ट अप। तो अगर आपने ऊपर के भाव में शायद जनवरी और दिसंबर पहले लिए थे ऊपर के भाव में,
आपको ये गिरावट के बाद आज की तारीख में जो रिटर्न मिलता है वो मेरे ख्याल से आई थिंक एक पार आ जाता है मार्केट का रिटर्न के साथ में। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आपको ये चीज संभाल के प्ले करना चाहिए, बिकॉज निफ्टी एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप पर्टिकुलरली दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू द वोलेटिलिटी इनटू द मार्केट। ओके, ये मिड कैप्स पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन आपने सुना। मीनवेल एक स्टॉक लेके आई है, इट्स बजाज फाइनेंस 5337 डे हाई। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देवेंद्र भाई से अगला प्रश्न मैं एनबीएफसीज पे पूछने वाला हूँ। देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक घटना घटी इस स्पेस में और वो था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री। मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा एनबीएफसीज था, अच्छे एनबीएफसीज था, उसमें मतलब मोटे तौर पे क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक ऐसी एनबीएफसी मिल रही है जो अभी निश स्टेज में है और बजाज फाइनेंस और अदर एचएफसीज को मिलाने के बाद मतलब अब जियो फाइनेंशियल सर्विस को मिला लूँ मैं, एनबीएफसीज में आप जियो को कहाँ रखेंगे और क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे अगर आपको जियो को उसमें स्पेस देना है? आपका व्यू एनबीएफसीज में क्या है? सेलेक्ट किस को कर रहे हैं आप, प्रेफर क्या क्या कर रहे हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल है बजाज फाइनेंस का, पूनावाला फिनकॉर्प का, वो काफी हद तक आई थिंक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। और मेरे ख्याल से जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है एंड एट द सेम टाइम आई थिंक अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, बी इट इन एसएमई एमएसएमई सेगमेंट और बी इट इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द रिटेल सेगमेंट, मेरे ख्याल से आई थिंक जे कंपनी का प्रूवन बिजनेस मॉडल है उसके अंदर बजाज फाइनेंस का मॉडल काफी हद तक प्रूवन है। दे हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द बुक आउट ऑफ द रिटेल लैंडिंग, they are successfully building the book into the SME lending, and they have also proven themselves into the housing finance. So I think this company has got a very good stability and a sustainability as far as I think their growth path is concerned. Poonawalla Fincorp also similarly I think is moving in that direction, and their growth model and the AUM growth I think is also systematically moving into different verticals. जियो फाइनेंशियल की बात करें तो जियो फाइनेंशियल के अंदर एक अच्छी प्रॉमिस के साथ में ये कंपनी स्टार्ट हो रही है। एक तरफ उनका एनबीएफसी का वर्टिकल है, दूसरी तरफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी का उन्होंने जो ब्लैक रॉक के साथ में टाइप किया उसका एक वर्टिकल है, दूसरी तरफ कंपनी ने इंडिकेशन दिया है कि दे वांट टू बेसिकली एक्सपांड इनटू द इंश्योरेंस एक्टिविटी एंड द वन लास्ट वर्टिकल वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, बी इट इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। So मेरा ऐसा मानना है कि given this kind of position that Jio Financial is carrying and given the kind of balance sheet net worth that this company is having, along with the number of customers they have in different format and vertical within the Reliance group of companies, मेरा ऐसा मानना है कि Jio Financial would be I think relatively a far better performer going forward in next 3 to 5 years time, because जो market capture करने के लिए आपको जरूरियात है number of customers की वो आपके पास है, अमाउंट ऑफ फंडिंग की जो जरूरियात है वो आपके पास है। तो दैट मीन्स आई थिंक इफ दे कैन ब्रिंग द कन्वर्जेंस ऑफ द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट along with the funding, मेरे ख्याल से आई थिंक दे कैन एक्सपांड द बुक साइज रिलेटिवली वेरी फास्ट कंपेयर टू मेनी अदर एनबीएफसी। सो दैट शुड बी अ कंपनी जहां पे आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके, देखिए मेरा प्रश्न जो था वो एनबीएफसीज पे था और शायद बातचीत करते करते मैंने जियो का जिक्र कई बार किया, लेकिन मेरा प्रश्न केंद्रित था एग्जैक्टली देवेंद्र जी की इस वक्त सोच पे, प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं वो अपने एनबीएफसीज पोर्टफोलियो को। किसी भी राय जियो संबंधित जो दी गई है इस मंच पे, उस पर प्लीज़ आप एक अपनी निजी राय ज़रूर सम्मिलित करिएगा। इस चैनल का सीएनबीसी आवाज़ का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, उसी समूह की कंपनी भी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो कृपया करके इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस बीच 2-3 स्टॉक्स देखिए, मैं मिड कैप्स की बात हो रही है। इट्स नाउ ABFRL जो डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, एंड ABFRL पोस्ट 15 मार्च 2023 सबसे सर्वोच्च स्तरों पर है और ये इस वक्त टेस्ट कर रहा है अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पोस्ट दिसंबर 30। क्या गजब का मूव आ रहा है। खैर मैं इससे निकलता हूँ, थोड़ा सा बात करता हूँ देवेंद्र जी से एक ऐसे हॉट स्पेस पे। सर रेलवेज, हालांकि हर्षदा मिड कैप्स को लेकर स्मॉल कैप को लेकर बात काफ़ी छेड़ चुके हैं, बात कर चुके हैं, बट रेलवेज और डिफेंस, इसमें कोई वजह नज़र आती है कि आपको कि अब हम प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी कैरी ऑन करना चाहिए, अपने ट्रेड्स को रखें, लॉन्ग कमिटेड रहें? आपका व्यू क्या कह रहा है? क्योंकि आजकल चलते चलते ना सर, आप यकीन मानिए हर आदमी पूछ रहा है यार IRFC 30 का 72 हो गया,
120 का आरबीएनएल कल 162 हो गया था। वास्तविकता नहीं लग रही है बहुत लोगों को, कुछ हद तक हमें भी नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। आपका व्यू क्या है? सो आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि रेलवे और डिफेंस के अंदर उनका जो मेन कस्टमर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। Government of India, through the different expansion processes into this segment, they have been placing larger amount of orders in the hands of these companies, respective listed companies जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो to a greater extent demand scenario बरकरार है। Demand scenario in the country I think has got a more visibility than seen ever before in past, क्योंकि गवर्नमेंट इज द मैक्सिमम स्पेंडर और 10 लाख करोड़ का ये साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अगले साल के अंदर शायद ये बजट रिवाइज होकर आई थिंक अपवर्ड जाएगा, आई थिंक बाय 20-30%, क्योंकि गवर्नमेंट ने 10 साल का जो रोड मैप रखा है 110 लाख करोड़ स्पेंड करने का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर डेफिनेटली द बेनिफिशियरीज आर सम ऑफ दिस सेगमेंट्स इंक्लूडिंग रेलवेज, इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स एंड अमंग अदर्स, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शंस। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक द डिफेंस का जो आप इनसोर्स कर रहे हो इंस्टेड ऑफ आई थिंक बाइंग इट फ्रॉम अब्रॉड overseas, I think to a greater extent, I think we are giving good stability to these companies, no doubt about it. But उसके सामने एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है, being government being the largest customer in this space, government will definitely be very very tight on providing the margin to these companies. और अगर आपका कोई भी जगह पे स्लिपेज होता है तो that means I think your business is going to probably hit the wall, थोड़ा बहुत मुश्किल आ सकता है। तो इसीलिए मेरे इन्वेस्टर को हमेशा हम लोग ये बताते हैं कि if you are buying defense and railway stocks, don't create over expectations out of the earnings. Earnings could be in the vicinity of around 20-25% on a cumulative basis at the best. And at the same time, margins cannot expand faster because of the government's tight control on the cost. तो ये दो चीज के ऊपर आप ध्यान देते हैं तो शायद in some of the companies cases, be it in defense, be it in railways, मेरा ऐसा मानना है कि they have been slightly expensive or maybe in some of the cases largely expensively priced at this point of time in the market. तो शायद थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन आ सकता है, उसके अंदर आपको संभलना जरूरी बनता है। I would be a buyer into railways and defense stocks when the market gives a sharper degree of correction. That would be, I think, a preferred approach to play little safe in this market. पॉइंट टेकन कि डिप्स पर शायद इन स्टॉक्स में खरीदे, इस रैली को चेज ना करे क्योंकि यहाँ पर एक तरफा बहुत तगड़े गेन्स, इनफैक्ट डबल डिजिट, हायर डबल डिजिट्स में तेजी बनती दिखाई दी है। देवेन, आपकी फार्मा कंपनियों पर क्या राय रहेगी, स्पेशली अब यहाँ पर क्योंकि M&A एक्टिविटी कुछ पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है विद सिप्लाज प्रोमोटर स्टेक ऑन द ब्लॉक। अब पहले टोरेंट फार्मा इंटरेस्टेड था, अब डॉक्टर रेड्डीज का नाम आ रहा है, पी प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन तो होगी, लेकिन ये क्या दरअसल आगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है निवेशकों के लिए? So keep aside, I think, the inorganic growth activities, क्योंकि inorganic growth activities also brings a lot of uncertainties along with it, and kind of names that you have mentioned, quite possible that I think they may not be in the race. तो उसके ऊपर हम शायद ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान ज्यादा देते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। जहां तक मेरा सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, I find that companies like Cipla, companies like Dr. Reddy's, companies like Sun Pharma, those who have specialized ability in the area of complex generics, उनके लिए I think मेरे ख्याल से अच्छा एक समय जा रहा है, क्योंकि obviously global market के अंदर when you are a player with complex generics, you are not meeting so much amount of I think competition, and at the same time I think you get the pricing power in your favor. तो मैं समझता हूँ कि I think ये फैक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Of course, Indian companies have come up a long way. एक तरफ आई थिंक उन्होंने कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के अंदर R&D करके काफी हद तक स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स अपने लाए हैं। दूसरी तरफ आई थिंक दिस कंपनीज आर आल्सो फोकसिंग लार्जली इन द एरिया ऑफ APIs, तो वो भी एक आई थिंक एक सुरक्षित बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे जेनरिक के माफिक आई थिंक प्राइस के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। तो ये दो चीज के ऊपर ध्यान दें तो सम ऑफ द लार्जर कंपनीज व्हिच आई हैव मेंशन्ड, I find more conviction into those companies, and probably I find that these companies can compound at a rate of around 20% in next 2 to 3 years time, at least at the current visibility that we are getting. बैंकों में हम देख रहे हैं लगातार HDFC बैंक उन्हीं लेवल्स 15, 70, 75 के चक्कर काट रहा है। ICICI बैंक जो एक बहुत तगड़ी लीडरशिप में था, वहां पर भी अब थोड़ा सा लगाम लग रहा है। ये ऐसा क्यों है कि जहां मार्केट चलने लगा है बैंकों की हालत थोड़ी सी नरम है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है या फिर कुछ और कारण है?
I think the larger problem stays in this market is that they want to chase the story. बैंकिंग के अंदर जो स्टोरी है वो स्टोरी आज की तारीख के अंदर आई थिंक द बायर्स आर नॉट चेजिंग फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, मे बी देयर फोकस इज इन सम अदर एरिया, सम अदर सेक्टर्स। पर जहां तक बैंकिंग के कारोबार का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि लाइक्स ऑफ आईसीआईसीआई, लाइक्स ऑफ एक्सिस, लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, इंडसइंड, each of these banks have got, I think, their portfolio quite growing quite healthily. HDFC के अंदर corporate loan book, MSME loan book, retail loan book and priority sector loan book, ये चारों sector के loan book I think is growing very very systematically for them. At the same time, I think if you look at, I think, likes of ICICI Bank or even for that matter Axis Bank, similarly the growth rate is, I think, in the vicinity of around 20% to 25% on a compounded basis. In my viewpoint, given this kind of steady growth rate and given the kind of visibility, and at the same time valuation के नजरिए से देखें तो 2.5 टाइम के प्राइस टू वैल्यू के आसपास ये शेयर ट्रेड हो रहे हैं, I would think that downside risk is minimum. Maybe the followership in the market would increase eventually, and at such point of time, I think you will find these companies participating to really much better. So आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही इन्वेस्टर को ये करेक्टेड प्राइस के अंदर या करेक्टेड वैल्यूएशन के अंदर या निग्लेक्टेड वैल्यूएशन के अंदर, आई थिंक दे कुड पॉसिबली कंसीडर दिस अपॉर्चुनिटी इन देयर फेवर टू बाय स्टॉक्स इनटू देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इन सभी स्टॉक्स पर। प्लेजर स्पीकिंग टू यू। मार्केट पर वापस लौटेंगे और यहाँ पर आप गौर करें तो जस का तस है, लेकिन निफ्टी बैंक में थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी आ रही है। अब सिर्फ 21 पॉइंट की ही गिरावट, तो 44,557 के आसपास, डे लो से करीब 150 पॉइंट ऊपर हम आ चुके हैं। यह आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं कि यहाँ से क्या पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज दिखा पाता है या नहीं इंडेक्स। और निफ्टी ऑफ कोर्स डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में ज्यादा बेहतर रिकवरी डे लो से। चलिए अब यतिन को जोड़ेंगे दोबारा और यतिन आपको बताएंगे कि डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दो स्टॉक्स और रियल एस्टेट में सबसे पहले हर्षद आप फोकस करेंगे डीएलएफ पे। कुछ दिनों पहले भी डीलर्स यहाँ बुलिश थे और स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। डीलर्स की अगर आप माने तो उनको लगता है कि 530 से 35 के लेवल्स यहाँ आ सकते हैं। बीटीएसटी की सलाह वो यहाँ अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं और यहाँ काफ़ी सारे एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं और उस बेसिस पे डीलर्स को लगता है कि स्टॉक में 2 से 3% की ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एनएमडीसी यहाँ भी काफ़ी अच्छे बाइंग फ्लोज देखने को मिल रहे हैं एचएनआईज के, और डीलर्स को लगता है पोजिशनली यहाँ से भी स्टॉक लगभग 150-152 तक जा सकता है। तो पोजिशनली वो एनएमडीसी के स्टॉक पे बुलिश हैं। चाइना में जो पोल्यूशन कर्ब्स लगे हैं स्टील इंडस्ट्री पे, उससे शायद एनएमडीसी और दूसरे हाई क्वालिटी आयरन ओर प्लेयर्स को बेनिफिट हो और कहीं ना कहीं यहाँ डीलर्स को लगता है कि स्टॉक में मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। स्टॉक लोअर लेवल से चला जरूर है, लेकिन आज का मोमेंटम देख के डीलर्स यहाँ भी बुलिश हैं। ओके, शुक्रिया यतिन। और हम ब्रेक से पहले डिस्कशन ही कर ही रहे थे कि एनएमडीसी में एक मल्टी ईयर, नॉट एग्जैक्टली मल्टी ईयर, इनफैक्ट एक 11 साल की डेकेड की चैनल ब्रीच हुई है। वाकई ये ब्रेकआउट बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा ही कुछ ब्रेकआउट आपने याद होगा लगभग 4 महीने पहले डीएलएफ में देखा था और उसके बाद वो फेलियर में तब्दील कभी हुआ ही नहीं। एंड सेम इज द केस विद एनएमडीसी। इतना शुक्रिया आपका। 2 ट्रेड्स आज के डीएलएफ और एनएमडीसी। अब आते हैं आज की बीटीएसटी ट्रेड्स पर, एससीबीडी ट्रेड्स पर। मानस, क्या कैरी करेंगे आप कल मॉर्निंग के लिए, वेडनेसडे मॉर्निंग? जी, तो देखिए फार्मा में ही खरीदारी करके जाएंगे। तो ऑरो फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। ऑरो फार्मा ने काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिया है। तो ऑरो फार्मा का फ्यूचर जो कि 855 का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 839 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 885 885 रुपए के टारगेट सेट करेंगे ऑरो फार्मा के फ्यूचर्स में। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 860 वाला कॉल ऑप्शन 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 35 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। और फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी 860 का कॉल लेकर चले, ये फिलहाल आपके लिए एक राय तेजी की। कबा सर, आपका ट्रेड? मेरा भी फार्मा में रहेगा, लेकिन जाइडस लाइफ, जाइडस ट्रेड कर रहा है 634 में। आई थिंक 660 पॉसिबल है, स्टॉप होगा 625 जाइडस लाइफ। प्रशांत, आप क्या पिक करेंगे? यशा जी, मैं ओएफएसएस ओरेकल फाइनेंशियल के साथ जाना चाहूंगा। 4200 के ऊपर स्पॉट ट्रेड कर रहा है। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 4140, 4140। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो है 4300, 4300 तक।
अच्छा, आप एक बार देखिए जरा, दो स्टॉक्स और, यूनाइटेड स्पिरिट्स और ब्रेवरीज, ये दोनों ही स्टॉक्स डी हाई पर हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स का ये क्लोज होगा थर्ड बेस्ट क्लोज एवर, और यूनाइटेड ब्रेवरीज आज 1575 पे आके ट्रेड करता हुआ। गजब मूव है इन स्टॉक्स में। श्रीकांत, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? देखिए, तो अगर इन लेवल्स पे अगर किसी मेटल स्टॉक्स में अगर ध्यान देना है तो मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी में जैसे रैली बनी है और जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बिल्टअप होते जा रहा है, मुझे लगता है कि बीटीएसटी के लिए ही बेस्ट कैंडिडेट है। एनएमडीसी को लॉन्ग करें अराउंड 143, 144, टारगेट्स रखे 150, 152 के, और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा अराउंड 140। तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ एनएमडीसी को बीटीएसटी के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। एनएमडीसी में एक मौका तेजी का इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तेजी की तरफ ही सारे ट्रेड्स आते हुए। अच्छा, एक दो काउंटर्स जहां पर अब थोड़ा सा और एक्शन जोर दिखा रहा है। नेस्ले इंडिया है तो ये थोड़ा सा भारी शेयर, लेकिन 21,985 का भाव, 1.25% की तेजी इधर। दूसरी तरफ टाइटन 1.5% की तेजी, यहाँ पर 3,137 के लेवल्स हो चुके हैं टाइटन में, और भारतीय एयरटेल में भी थोड़ी सी हरकत पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई। लेकिन टाइटन एक स्टॉक है जो ज्यादा मजबूत रहा है लेटली। श्रीकांत, बताइए क्या अगला पड़ाव क्या रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, क्योंकि ये भी अपने 52 हफ्तों के हाईस के आसपास ही चक्कर काट रहा है टाइटन का स्टॉक। बिल्कुल, तो अगर इसके ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक बात समझ में आती है कि इसने कई सारे मल्टीपल हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज इसने बनाई है, और स्पेसिफिकली फेस्टिवल सीजन के पहले जो इसमें करेक्शन आया था उसके बाद की रैली इंडिकेट कर रही है कि शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई यानी 3200 को क्रॉस करते हुए एक बार 3400 या 3500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इनफैक्ट करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है। जो भी एक्टिविटी है वो काफी ग्रेजुअल और अपवर्ड एक्टिविटी है, तो बिल्कुल करंट लेवल से लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा एट 3050, लेकिन टारगेट्स रहेंगे बियॉन्ड 3200 के, 3400 रुपए के टारगेट्स हम रख सकते हैं। 300 की तरफ बढ़ता हुआ टाइटन का शेयर आपकी स्क्रीन पर, और ये स्टॉक इनफैक्ट 20% के रिटर्न्स दे चुका है ईयर टू डेट 12 महीनों में। अब मोमेंटम और जोर पकड़ता हुआ। अच्छा मानस, ये एबी फैशन में क्या हो रहा है? क्योंकि आज फिर देखिए, मेरे ख्याल में कल या आज सुबह में, नहीं कल दोपहर में एबी फैशन शरद अवस्थी का ट्रेड था, और आज देखिए 40 की 5-5.5% ऊपर, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भरपूर करीब इसी तरह का करीब 5-5.5% का देखने को मिला है। क्या ट्रेड लेंगे आप तेजी की तरफ? तो बिल्कुल ट्रेड लेंगे, और देखिए पैटर्न को समझने के लिए आई थिंक वीकली चार्ट पे जाएं, और वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जिसका नेकलाइन ब्रीच हुआ है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। डेली चार्ट पे जाएंगे तो स्टॉक तैयार हो गया 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, बट वीकली चार्ट पे पैटर्न बहुत क्लियर है, और जो दर्शाता है कि अब स्टॉक तैयार है 260 रुपए की तरफ जाने के लिए। तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, पोजीशन ट्रेड लीजिए तो बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉसेस आपके 217 के रहेंगे और टारगेट 260 के रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 हफ्ते में एबीएफआरएल 260 रुपए के लेवल्स को टच कर सकता है। एबीएफआरएल में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत, आज हमने पहले जुबलेंट फूड, अब एबी फैशन की बातचीत कर ली, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी भी कई दिनों बाद थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा रहा है। इसका आज का मूव थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग लेड है, लेकिन कुछ संकेत दे रहा है कि चल पाएगा या टिकेगा तेजी में। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत वॉल्यूम बैक हुआ है। आज का जो वॉल्यूम है इट इज काइंड ऑफ पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट, और 230 के ऊपर ये निकल जाए करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 224, बट 230 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम जोन में जाएगा, और वहां से आपको कंफर्टेबली 240 तक के टारगेट्स भी दिख सकते हैं। तो अभी आप पोजीशन लेना शुरू कर सकते हैं इन ट्रांचेस, बट 230 के ऊपर एग्रेसिवली ऐड कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 224, टारगेट ऑफ 245 टू 250 के आसपास भी ये स्टॉक जा सकता है अगर ये 230 को क्रॉस कर जाए। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी काफ़ी बातचीत हुई इस स्टॉक पे, और सुबह से ये ट्रेड पकड़ा गया कई बार। अब एक काम करते हैं, आज के इस क्लोजिंग समरी को देखते हैं। देखिए पहले इंडस्ट्रीज पे आइए, क्लोज कैसा मिल रहा है कैसा नहीं मिल रहा है, इस पर तो ऑप्शन है। जैसे कि मैंने अपनी 2 बजे की कमेंट्री में कहा था कि आप डे हाई को मिलता हुआ देखेंगे। प्लीज़ निफ्टी का चार्ट देखिए, ये क्लोजिंग जब आएगी तो आप या फिर क्लोजिंग से पहले कम से कम मॉर्निंग हाइज को रिविजिट करेंगे। डेटा ही ऐसा था। कहाँ शुरू हुए हम शुरू हुए बिल्कुल डे लो की रेंज में। हमने फिर स्ट्राइक किया 584, फिर नीचे आए 528, फिर हाई पे गए।
दैट्स कॉल्ड अ रेंज बाउंड मार्केट, जिसको कॉल और पुट राइटर्स ने क्रैप कर रखा है। क्या डेटा देखा था हमने 2 बजे? 1,15,00,000 कॉल 19,600 पे और 1,45,00,000 पुट 19,500 पे। एग्जैक्टली ऑप्शन राइटर्स के डिफाइंड जोन में चला। अब एक चीज याद रखिएगा, कैरी करने में रिस्क है बट रिवॉर्ड काफी बड़ा है। प्लीज डायरेक्टर साहब वही लिखाइए, फिर मैं इस पे आऊंगा। कैरी करने में रिस्क है बट रिवॉर्ड भी है, क्योंकि अगर ये 19,600 का जोन निकल गया तो एक सब्सटेंशियल मूव देगा भी। टेक्निकली आई थिंक आउट ऑफ दीज टू, निफ्टी और निफ्टी बैंक में ज्यादा समर्थन निफ्टी को है, तो आप निफ्टी को कैरी कर सकते हैं फॉर टुमारो। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, ट्रेड हमें मिला, खूबसूरत मिला, चैनल के अंदर मिला, बट अभी भी 44,700 का रेंज पार नहीं हुआ है। तो बेटर है कि अगर आपको कैरी करना है लॉन्ग साइड पे, इट्स बेटर टू कैरी निफ्टी। निफ्टी डी हाई पे क्लोज हो रहा है, याद रखिएगा। अब आइए ब्रेथ पे। ब्रेथ क्या कह रही है? आपकी स्क्रीन पे आएगी ब्रेथ। लॉन्ग शॉर्ट स्टिल कल की फिगर से मैच कर रही है। फिगर कल लगभग 60 120, अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास है। 65 लॉन्ग, 53 शॉर्ट कवरिंग, माफ कीजिएगा। तो डेटा अच्छा है आज का भी। जुबिलेंट फूड्स स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और एबी फैशन स्पेशली क्लोजिंग में इसमें मूव काफी आया। एनएमडीसी अ डेकेड हाई, और विंडो फार्मा ग्लेनमार्क में, मतलब आज सुबह से ही, आई मीन राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिक, आई थिंक फार्मा में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। पेट्रोल एलएनजीज का हर्षदा ने जिक्र किया। लॉरस लैब शॉर्ट कवरिंग, एबीबी शॉर्ट कवरिंग, मानस का ट्रेड भी था। टोरेंट फार्मा शॉर्ट कवरिंग, और ट्रेंट में आज 2% का मूव बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो ये था स्ट्रॉन्ग खेमा। शॉर्ट बिल्डअप कहां पे था? इट वॉज आईसीआईसीआई प्रू, संवर्धन मदरसन, नालको, अल्ट्राटेक सीमेंट में कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग थी, और इनफैक्ट बाद में शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हिंद कॉपर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंडिया सीमेंट्स और डॉट रेड्डीज। ज़्यादातर स्टॉक्स वो भी थे जो कि डेरिवेटिव बैन में थे, और क्लोज अच्छा है हर्षदा। और आपका मिड कैप में जितनी भी स्ट्रेंथ हो, लेकिन जहां तक इंडेक्स का सवाल है, एटलीस्ट फॉर निफ्टी हमें एक अच्छा क्लोज मिल रहा है। एंड थैंक्स टू मिड कैप एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी फॉर दैट। निफ्टी आईटी 200 अंकों पर करीब 32,360 के स्तर पे हर्षदा ये क्लोज आ रहा है मई 2022 के बाद अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर्स में। और दवा, इसने तो अपना काम बखूबी किया। जी हाँ, फार्मा कंपनी में जोरदार हरकत देखने को मिली है वीरू। लेकिन एक स्टॉक जिसका आप लोग सुबह में भी जिक्र कर रहे थे, डेल्टा कॉप, वो लग रहा है जिस तरह की आज हरकत देखने को मिली है, लगभग बैन में जा सकता है। नियरली 106% की पोजीशंस यहाँ पर आती हुई, खुला मजबूत, लेकिन आते आते यहाँ पर भी थोड़ी सी पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दी हैं। अच्छा, 1-2 ट्रेड्स आपके लिए दिखा देते हैं जिसका जिक्र शायद वीरू ने किया है और पहले भी हम चर्चा करें, लेकिन क्लोजिंग पर ये जो आ गए हैं। कैनफिन होम्स, गावा साहब कह रहे थे मोमेंटम वाला ट्रेड है, 788 के आसपास ये जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा 2-3 जानकारों ने पिक किया था। अच्छा, स्कॉट्स कुबोटा, ये एक तेजी का ट्रेड साबित हुआ है, आज फिर थोड़ी खरीदारी लौटी है। और मिड कैप आईटी में थोड़ा सा मोमेंटम है, स्पेशली कोफोर्ज पर प्रशांत आपकी क्या राय रहेगी? अब एक पार्टनर श्रीकांत, आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब से वो सौदा हुआ है उसके बाद हमने देखा है थोड़ी सी पोजीशंस कटी और अब फिर से जान आ रही है। क्या ये एक्सटेंड किया जा सकता है ट्रेड? बिल्कुल अर्षदा, इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसे फॉर्मेशन बना है और जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम्स हुए हैं, एक बात क्लियर है कि अपनी जो प्रीवियस हाई है उसे वो क्रॉस करेगा, और प्रीवियस हाई तकरीबन 6,100 6,150 के करीब के हैं। तो करंट लेवल्स तो भी देखा जाए तो 5600 के करीब के हैं, और 3-4 दिनों के अगर ओवरऑल प्राइस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम कंसिस्टेंटली डेवलप होते जा रहा है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है तो उसे होल्ड करके रखे। अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, मुझे लगता है बिल्कुल लॉन्ग करे, क्योंकि 5500 के करीब का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। टारगेट्स 6100 के नजर आते हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। और इनफैक्ट कई सारे मिड कैप आईटी में अच्छा मोमेंटम बना है। एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री देखे या एलटीटीएस देखे, मुझे लगता है कि इन सभी में एक फ्रेश रिन्यूड इंटरेस्ट आया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर स्पेस वहां पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। मिड कैप आईटी फ्लेवर में था निफ्टी आईटी, आज फिर तेजी में 173 अंकों का इजाफा निफ्टी आईटी में। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक की क्लोजिंग की पोजीशंस आपकी स्क्रीन पर है। आखिरी 1 मिनट बचा है, 26 अंकों की गिरावट, तो रिकवरी डिसेंट थी निफ्टी बैंक में, उस पर आपकी ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और निफ्टी 50 करीब 54 अंकों की बढ़त। एक और सत्र जहां पर हम डे हाई पर क्लोज दिखा रहे हैं, तो ये लगभग दूसरा सत्र होगा बैक टू बैक जहां पर डे हाई पर जाकर निफ्टी टिक रहा है। हीट मैप आपके लिए लेकर आते हैं, वहां पर आपको साफ दिख जाएगा कि कहां से तेजी आई, कहां पर कुछ ड्रैग देखने को मिला है।
बैंकों में आज कुछ मुनाफा वसूली, खासतौर से HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो कुछ बैकफुट पर थे। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ट्रेड्स में हमने देखा हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। और साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज जो अब रेस में उतर रहा है सिप्ला के प्रोमोटर का स्टेक खरीदने के लिए, वहां पर कुछ करेक्शन, आयशा में कुछ करेक्शन। IT में हमने देखा कि कुछ हल्की मुनाफा वसूली आई, चाहे वो HCL टेक हो, आपका टेक महिंद्रा हो, विप्रो जैसे ट्रेड्स हो, मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन तेजी में अपोलो हॉस्पिटल्स बहुत बड़ा मूव, कोल इंडिया 3% ऊपर, सनफार्मा में 2% की तेजी, ITC फिर से दिखा रहा है प्ले तेजी का, और टाइटन जिसका हम जिक्र कर रहे थे खरीदारी यहां पर भी बनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ, L&T का साथ, बजाज फाइनेंस का साथ, ये दिग्गज काउंटर्स थे जिन्होंने मार्केट की मदद की है। और हम इन लेवल्स पर करीब 49 पॉइंट्स ऊपर 19,577 के आसपास आकर टिक रहे हैं। चलिए फटाफट से आपके लेकर आते हैं सीधा सौदा में। आशीष और नीरज के बीच का जो मुकाबला रहा उसमें किस तरह के रिटर्न्स बने हैं आज के दिन, और ये पहला आपके लिए स्पाइस जेट, RVNL, IEX तेजी वाले ट्रेड्स, और डीम फोक्स जहां पर कुछ मुनाफा वसूली या फिर मंदी देखने को मिली, आशीष ने पिक किए थे। तो ये कुछ आउट परफॉर्मर्स रहे हैं आज के। वीरू ओके, तो क्लोज अच्छा, निफ्टी के लिए बेहतर क्लोज था, मिड कैप इंडेक्स के लिए बेहतर क्लोज था, निफ्टी IT के लिए बेहतर क्लोज था, और निफ्टी बैंक अभी भी अपनी उस रेंज में जिसमें ऑप्शन राइटर्स ने इसको लपेटा हुआ है ट्रेड कर रहे थे। आज फार्मा काफ़ी मजबूत कड़ी थी। याद रखिएगा कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, दैट मीन्स वेडनेसडे वीकली एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी, एक दिन जो कि प्रीपोन कर दी गई है, और गुरुवार को है निफ्टी की एक्सपायरी। कल सुबह फिर मुलाकात होगी मेरी और हर्षता की आपसे, नीरज जी की, आशीष के, अनुज की, पहले मॉर्निंग कॉल में 6:57 पे, फिर 7:57 पे मुनाफे की तैयारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।